हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल SRG स्टडी में। दोस्तों, इससे पहले आप लोगों ने जो मुख्य सेविका का सेट नंबर 1 था और सेकंड था उसको कवर किया। अब हम लोग ये सेट नंबर 3 है, इसमें अगले 100 प्रश्नों को हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। यदि वीडियो पसंद आएगी तो उसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आइए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। सेट नंबर 3 के पहला प्रश्न है, भारतीय नर नारियों के लिए निम्न में से कौन सा मूल्य सर्वोच्च है? तो पहला ऑप्शन है भौतिक, दूसरा ऑप्शन है मानसिक, तीसरा है धार्मिक या चौथा इसमें से सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है, इसमें से सभी। अगर हम बात करते हैं भारतीय नर नारियों को मूल्यों का आदर्श माना जाता है, जो भारतीय नर नारी होते हैं उनको मूल्यों का आदर्श माना जाता है। भारत में भौतिक, मानसिक एवं धार्मिक सभी को उच्च मूल्य प्राप्त है। प्रश्न नंबर सेकंड है, सेकंड नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि विवाह विच्छेद का सर्वाधिक प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। पहला ऑप्शन है पति पर, दूसरा है पत्नी पर, तीसरा है बच्चों पर, जबकि चौथा है इसमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा विवाह विच्छेद पर देखते हैं तो बच्चों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। ठीक है, बच्चों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। विवाह विच्छेद की अगर बात करते हैं तो विवाह विच्छेद का सर्वाधिक प्रतिकूल प्रभाव बच्चों पर पड़ता है। विवाह विच्छेद की स्थिति में पति और पत्नी एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, जिसमें बच्चों की देखभाल व उनकी परवरिश सही ढंग से नहीं हो पाती है और उनके सभी प्रकार के विकास का प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। यानी कि बच्चों के जो जितने भी विकास होते हैं उनका उस विकास पे कहीं ना कहीं हम देखेंगे प्रतिकूल प्रभाव देखने को पड़ता है। इसलिए सबसे अधिक अगर देखा जाए तो बच्चों पर यह विवाह विच्छेद से बच्चों पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है। प्रश्न नंबर 3 है, जब एक महिला 2 या 2 से अधिक पुरुषों से विवाह करती है तो वह विवाह कहलाता है। पहला ऑप्शन है बहुपति विवाह, दूसरा है बहुपत्नी विवाह, तीसरा है सामूहिक विवाह और चौथा है धार्मिक विवाह। तो दोस्तों इसका बच्चा आंसर दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से इस प्रश्न को कर सकते हैं। जब कोई महिला 2 या 2 से अधिक पुरुषों से विवाह करती है तो क्या कहलाएगा? जाहिर सी बात है बहुपति विवाह कहलाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4 है, परिवार के प्रति निष्ठा एवं एकात्मकता का क्षीण हो जाना ही पारिवारिक विघटन है। यह किस विद्वान का परिभाषा है? इंपॉर्टेंट है, परिभाषा जरूर याद करके जाइएगा। पूछ रहा है परिवार के प्रति निष्ठा एवं एकात्मकता का क्षीण हो जाना ही परिवार विघटन है। यह किस विद्वान की परिभाषा है? पहला ऑप्शन है आर्टिन यूनेट, दूसरा है न्यूमेयर, तीसरा है मीड और चौथा है राघव। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है। मीड साहब का ये कथन है, इन्होंने कहा है कि परिवार जो होता है मानवीय मूल्यों का आधार है। परिवार के माध्यम से ही मानवीय मूल्य एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को स्थानांतरित होता है। परिवार के विघटन को परिभाषित करते हुए मीड महोदय ने लिखा है कि परिवार के प्रति निष्ठा एवं एकात्मकता का क्षीण हो जाना ही परिवार विघटन कहलाता है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, दबाव डालने से पूर्व क्या सोचना आवश्यक नहीं है? पहला ऑप्शन है दबाव किस प्रकार डाला जाए। अगला प्रश्न है, अगला पॉइंट है दबाव कैसे डाला जाए। पॉइंट नंबर सी है दबाव क्यों डाला जाए। पॉइंट नंबर डी है दबाव कहाँ डाला जाए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, दबाव क्यों डाला जाए। ठीक है, दबाव क्यों डाला जाए? दबाव डालने से पूर्व यह सोचना आवश्यक नहीं है कि गृह सज्जा में दबाव को स्थान देने के लिए 4 बातों को ध्यान में रखना चाहिए। दबाव किस वस्तु पर डाला जाए, दबाव किस प्रकार डाला जाए, दबाव कितना डाला जाए, दबाव वस्तु में कहाँ पर डाला जाए। फिलहाल यहाँ पे पूछ रखा था क्या सोचना आवश्यक नहीं है, तो इसमें राइट है दबाव क्यों डाला जाए, ये चीज़ आपका इसमें आवश्यक नहीं होता है। प्रश्न नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा आहारीय चिकित्सा का उद्देश्य है? पहला ऑप्शन है पाचन तंत्र के
कष्टों को देखते हुए सरल, सौम्य तथा सुपाच्य आहार प्रदान करना। दूसरा है रोगावस्था में यानी रोग की अवस्था में उच्च पोषक तत्व की निरंतर आपूर्ति करना। तीसरा है पॉइंट शरीर के प्रभावित अंगों को पर्याप्त विश्राम प्रदान करना, या ये सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है। यानी कि यहाँ पे जो तीनों पॉइंट दे रखा है कहीं ना कहीं आपका बिल्कुल सही है। आहारी चिकित्सा की बात करते हैं तो आहारी चिकित्सा का उद्देश्य पाचन तंत्र के कष्टों को देखते हुए सरल, सौम्य तथा सुपाच्य आहार प्रदान करना है, जिसमें रोगावस्था में भी उच्च पोषक स्तर की निरंतर आपूर्ति होती रहे तथा शरीर के प्रभावित अंगों को पर्याप्त विश्राम मिलता रहे। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 8 है। 8वें में पूछा जा रहा है कि शरीर के तापक्रम में 1 डिग्री फ़ारेनहाइट परिवर्तन होने से ऊर्जा ह्रास होता है। कितना ऊर्जा खत्म होता है, कितना ऊर्जा का ह्रास होता है, यहाँ पे ये पूछा है प्रश्न। इसका पहला ऑप्शन है 2%, दूसरा ऑप्शन है 4%, तीसरा ऑप्शन है 5% और चौथा ऑप्शन है 7%। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 7, डी, बिल्कुल है ये सही है। 7% ऊर्जा का, अगर हमारे शरीर का 1 डिग्री टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में 1 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है तो कहीं ना कहीं आप देखते होंगे हमारे शरीर से जो ऊर्जा का ह्रास होता है, ऊर्जा हमारे जो शरीर से निकल जाती है या ह्रास हो जाता है, उसका कितना होता है 7% ऊर्जा का ह्रास देखने को मिलता है। अगर हम बात करते हैं तो हमारे जो स्वस्थ मनुष्य जो होता है उसमें शरीर का जो टेम्परेचर होता है कितने फ़ारेनहाइट में होता है, तो ध्यान में रखेंगे 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट के आसपास होता है। ठीक है, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट जो सामान्य टेम्परेचर होता है मनुष्य का डिग्री फ़ारेनहाइट में, जिसमें हम थर्मामीटर का प्रयोग करते हैं। और अगर हम डिग्री सेंटीग्रेड की बात करते हैं तो ये होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, डिग्री सेंटीग्रेड में आपका 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जबकि फ़ारेनहाइट में 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट स्वस्थ मनुष्य का टेम्परेचर। प्रश्न नंबर 9 है। काम करने वाली एक औसत वयस्क स्त्री को एक दिन में कुल कैलोरी की आवश्यकता होती है। पहला ऑप्शन है 1790, दूसरा है 2060, तीसरा है 1900 और चौथा है 2880। यहाँ पूछा गया जो काम करने वाली महिलाएं होती हैं या स्त्री होती हैं उनको दिन भर में औसतन कुल कितना किलो कैलोरी की आवश्यकता होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, 2060 कैलोरी की आवश्यकता होती है। प्रश्न नंबर 10 है। अगर एक बच्चे को पौष्टिकता की कमी है तो उसे सर की परिधि, पहला ऑप्शन है सर की परिधि, पहला ऑप्शन है छाती से छोटी होती है, जो सर की परिधि होती है मतलब कि जो हमारा सिर होता है उसकी परिधि जो होती है वो कैसी होती है, छाती से छोटी होगी, छाती से बड़ी होगी, छाती के बराबर होगी, या छाती का कोई इससे संबंध नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है। इसमें क्या होता है, छाती से छोटी होगी। अगर किसी बच्चे को पौष्टिकता की कमी होती है, उसको पौष्टिक आहार नहीं मिलता है, तो उसका जो सर का वृद्धि होती है कहीं ना कहीं उसके छाती से कम होती है। प्रश्न नंबर 11 है। ट्राइड जिल टेस्ट निम्नलिखित में से किसके संबंधित है। पूछ रखा है ट्राइड जिल टेस्ट जो होता है निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। पहला ऑप्शन है भोजन का ज्ञानेंद्रिय मूल्यांकन, दूसरा है भोजन के प्रोटीन का अनुमान, तीसरा पॉइंट है भोजन में वसा का मूल्यांकन और चौथा पॉइंट है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, बिल्कुल सही ऑप्शन है, सही राइट आंसर है भोजन का ज्ञानेंद्रिय मूल्यांकन। जो ट्राइड जिल टेस्ट होता है भोजन का ज्ञानेंद्रिय मूल्यांकन होता है। ठीक है। प्रश्न नंबर 12 है। बच्चों के शारीरिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक है। बच्चों को जो शारीरिक विकास होता है उसमें सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा होता है। पहला ऑप्शन है निद्रा, दूसरा है व्यायाम, तीसरा है पोषण और चौथा है स्वच्छता। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगर उसको अच्छे तरीके से पोषण होगा तो कहीं ना कहीं उसका जो शरीर का विकास होगा वो बहुत अच्छे तरीके से माना होता है। अगर हम बात करते हैं बच्चों के शरीर के विकास में सबसे महत्वपूर्ण जो कारक होता है वो पोषण को माना जाता है। पोषण जो होता है तत्वों को
तत्वों की आवश्यकता बच्चों में वयस्कों से अधिक होती है। जब भी हम बात करते हैं तो जो पोषण की आवश्यकता होती है वो वयस्क के मुकाबले में बच्चों में अधिक होती है, क्योंकि उनका शरीर जो होता है विकास कर रहा होता है। अच्छे पोषक तत्व बच्चे को न सिर्फ पोषण देते हैं बल्कि उसके शरीर की विभिन्न प्रकार की बीमारियों से भी बचाता है। प्रश्न नंबर 13 है, जल एक यौगिक है जो निम्न बात तत्वों से मिलकर बनता है। दोस्तों पूछ रखा है जो हमारा जल होता है एक यौगिक होता है जो कि निम्न तत्वों से मिलकर बना होता है। कौन कौन से तत्व से मिलकर हमारा जो जल बना होता है, आपको ध्यान रखना है। जल को फार्मूला जो होता है H2O होता है, ठीक है। भारी जल अगर आपसे पूछा है तो जाए तो होता है D2O। हाइड्रोजन, इसमें के हाइड्रोजन के 2 अणु होते हैं और एक ऑक्सीजन का होता है। इसको बोलते हैं ड्यूटेरियम ऑक्साइड, ठीक है। इसको भारी जल कहते हैं। ये मंदक के रूप में जब हमारी नाभिकीय रिएक्टर होता है, मंदक के रूप में इसका इस्तेमाल करते हैं। किसके रूप में? मंदक के रूप में भारी जल का प्रयोग किया जाता है। और ये हमारा नाभिकीय रिएक्टर, नाभिकीय विखंडन जो होता है उसके किनारे किनारे पर जब हमारा उसका नाभिकीय संयंत्र, नाभिकीय रिएक्टर का संयंत्र लगाया जाता है तो ये भारी जल का उपयोग किया जाता है, वो मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है। फिलहाल हम बात करते हैं यहाँ पे कौन सा 13वें का कौन सा सही है। तो आपको पता है जो जल एक हमारा जो है वो अकार्बनिक यौगिक है, ठीक है। अकार्बनिक जिसमें कार्बन नहीं होता है, क्योंकि इसमें आप देख पा रहे हैं H2O सिर्फ हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। जिसमें मान लीजिए C2H6 ऐसा इस प्रकार कोई स्ट्रक्चर देखने को मिलता है जिसमें कार्बन दिखाई देता है, वो हमारे कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। जब जिस पदार्थों में, जिस यौगिकों में कार्बन नहीं दिखाई देता उसको हम बोलते हैं अकार्बनिक पदार्थ। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C बिल्कुल सही है। ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन का यहाँ पे 2 तत्वों से मिलकर बना होता है हमारा जल। जल के एक अकार्बनिक यौगिक है। जल हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के रासायनिक संयोग से बनता है और जल का रासायनिक जो सूत्र होता है आपको ध्यान में रखना है H2O होता है। प्रश्न नंबर 14 है, जख्म भरने में निम्नलिखित तत्व शामिल है। तो दोस्तों अगर हमारे शरीर में कहीं कट लग जाता है या जख्म हो जाते हैं, उसके भरने में कौन सा सहायक होता है? पहला ऑप्शन है कैल्शियम, दूसरा है सोडियम, तीसरा है जस्ता और चौथा है मैग्नीशियम। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C बिल्कुल सही है। जो जस्ता होता है जिसको हम जिंक कहते हैं, ठीक है। जिंक जो होता है Zn, इसका रासायनिक सूत्र होता है। ये Zn और जो होता है ये कहीं ना कहीं हमारे जो शरीर में अगर कोई उपस्थित घाव रहता है उसको भरने में सहायक होता है। जस्ते के कारण ऊतक के कोलेजन संश्लेषण की क्षमता बढ़ जाती है, फलतः जो घाव होता है जल्दी भर जाता है। जस्ता जो होता है हमारा कार्बनिक एनहाइड्रेज का एक मुख्य तत्व माना जाता है। प्रश्न नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन सामाजिक परिवर्तन की विशेषताओं में शामिल नहीं है? पहला ऑप्शन दे रखा है सामाजिक परिवर्तन की प्रकृति सामाजिक होती है, दूसरा है सामाजिक परिवर्तन एक जटिल तथ्य है, तीसरा पॉइंट है सामाजिक परिवर्तन एक सार्वभौमिक घटना है, सामाजिक परिवर्तन की गति समान एवं अतुलनीय है। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D बिल्कुल सही है। तो दोस्तों जो हमारा इसमें से पूछ रखा था कौन सी विशेषता शामिल नहीं है, तो ये जो हमारी विशेषता होती है सामाजिक परिवर्तन की गति समान एवं अतुलनीय है, ये आपका इस पॉइंट के अंतर्गत नहीं आएगा, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16 है, निम्नलिखित में से कौन अंतरपीढ़ी संघर्ष के कारण में शामिल नहीं है? अंतरपीढ़ी संघर्ष के कारणों में शामिल नहीं है। पहला है पश्चिमी मूल्य, दूसरा है आधुनिक शिक्षा, तीसरा है परिवार की संरचना में परिवर्तन और चौथा है मानवीय मूल्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D बिल्कुल सही है, मानवीय मूल्य, ठीक है। अगर हम बात करते हैं अंतरपीढ़ी संघर्ष के प्रमुख कारणों में, अंतरपीढ़ी संघर्ष के प्रमुख कारणों में आपका पश्चिमी मूल्य, आधुनिक शिक्षा, परिवार की संरचना में परिवर्तन, नैतिकता के बदले प्रतिमान, राजनीतिक चेतना, औद्योगिकरण, नगरीकरण इत्यादि शामिल हैं। जबकि हमारा जो मानवीय मूल्य ये होता है अंतरपीढ़ी संघर्ष को कम करने में सहायक होता है, ठीक है। प्रश्न नंबर 17 है, परिहास से संबंध है। परिहास से संबंध है किसके बीच होता है? पहला ऑप्शन है पिता एवं पुत्र के मध्य होता है, दूसरा ऑप्शन है माता एवं पुत्री के मध्य होता है, तीसरा है पिता एवं पुत्री के मध्य होता है, चौथा है जीजा तथा साली के मध्य होता है। परिहास की बात किया गया है, यानी कि हंसी मजाक की बात की जाती है, जोकिंग
रिलेशनशिप इसको कहते हैं, ठीक है। जो परिहास होता है दोस्तों उसको क्या कहेंगे, जोकिंग रिलेशनशिप, ठीक है। हंसी मजाक इसमें होता है। कि किसकी किसके बीच में देखने को संबंध मिलता है, तो आपको पता चल गया होगा आंसर बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर डी, जीजा तथा साली के मध्य ये संबंध पाया जाता है। और भी लोगों के मध्य पाया जाता है, जैसे कि देवर भाभी, ननद भाभी आदि के मध्य ये पाए जाते हैं। परिभाष में के अंतर्गत आप देखते हैं हंसी मजाक, गाली गलौज, अश्लील और भद्दे कथन आदि का समावेश इसमें होता है। प्रश्न नंबर 18 है, किस वर्ष के हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत हिंदुओं को तलाक के प्रावधान प्रदान किए गए। पहले हिंदू विवाह में तलाक का प्रावधान नहीं हुआ करता था, लेकिन कौन सा ऐसा सन था जिसमें हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत हिंदुओं को भी तलाक का प्रावधान प्राप्त किया गया। पहला ऑप्शन है 1955, दूसरा है 1956, तीसरा है 1961 और चौथा है 1973। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, अधिनियम 1955 के अंतर्गत। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 ईस्वी में पास किया गया, जिसके अनुसार तलाक के लिए दो पक्षकारों की समान रूप से सहमति अनिवार्य है। धारा 13 में विवाह विधि संशोधन अधिनियम 1976 बगैर पारस्परिक दोष साबित किए जाने के बावजूद पक्षकारों को परस्पर सहमति से विवाह विच्छेद की आज्ञापित प्राप्त करने का हक दे दिया गया। प्रश्न नंबर 19 है, घरेलू हिंसा अधिनियम कब प्रभावी हुआ। पहला ऑप्शन है 10 अप्रैल 2005 को, दूसरा है 17 मई 2006 को, तीसरा है 26 अक्टूबर 2006 को और चौथा है 27 नवंबर 2005 को। घरेलू हिंसा की बात की जा रही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, 26 अक्टूबर 2006 को। ध्यान में रखेंगे 26 अक्टूबर 2006 को ये जो घरेलू हिंसा अधिनियम था वो प्रभावी हुआ। प्रश्न नंबर 20 है, हिंदू कोड बिल द्वारा लड़कियों के कानूनी विवाह की उम्र को बढ़ाकर 15 वर्ष कर दिया गया। तो इसका पहला ऑप्शन है 1920 में, दूसरा है 1930 में, तीसरा है 1958 में और चौथा है 1956 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1956 यानी आंसर नंबर डी बिल्कुल सही है। हिंदू कोड बिल के अंतर्गत निम्नलिखित कानून थे, हिंदू उत्तराधिकार, हिंदू वसीयत अधिनियम, विधवा विवाह, विधवा स्त्री के संपत्तिक अधिकार, तलाक, भरण पोषण कानून आदि। शारदा एक्ट 1929 के तहत 14 वर्ष के कम आयु की लड़कियों का विवाह कानूनी अपराध था, किंतु हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत लड़कियों की विवाह की उम्र जो थी 15 वर्ष कर दी गई। प्रश्न नंबर 21 है, लिंग भिन्नता एक विश्लेषणात्मक रूपरेखा है जिसमें पहला ऑप्शन है लिंगों के बीच जैविक भिन्नता की व्याख्या की जाती है, दूसरा है महिलाओं के मध्य राजनीतिक तथा आर्थिक भिन्नताओं की व्याख्या की जाती है, तीसरा है श्वेत और अश्वेत महिलाओं के बीच सामाजिक एवं वैचारिक भिन्नताओं की व्याख्या की जाती है, या चौथा ऑप्शन है लिंगों के बीच सामाजिक एवं वैचारिक भिन्नताओं की व्याख्या की जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है 21वें का। इसमें क्या है कि लिंगों के बीच सामाजिक एवं वैचारिक भिन्नताओं की व्याख्या की जाती है, किसकी, सामाजिक और वैचारिक भिन्नताओं की इसमें व्याख्या की जाती है। प्रश्न नंबर 22 नीचे रह गया। प्रश्न नंबर 22 है, निम्नलिखित में से किस कारक के परिणाम स्वरूप जनसांख्यिकी खिड़की नहीं खुलती है। पहला ऑप्शन है अप्रवासन में, दूसरा है प्रजननता में लगातार कमी, तीसरा है श्रम शक्ति में बच्चों का प्रवेश, चौथा है जरा उग्र अवस्था में जीवन प्रत्याशा में सुधार का अभाव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, बिल्कुल सही है, श्रम शक्ति में बच्चों का प्रवेश। श्रम शक्ति में बच्चों का प्रवेश जो है अवैध है, जो कि बाल श्रम निषेध एवं विनियम अधिनियम 1986 के में उल्लिखित है, अतः इस कारक को जननांकिकी में शामिल नहीं किया जाता है। प्रश्न नंबर 23 है, भारतीय समाज कार्य के जनक कौन थे। भारतीय समाज कार्य के जनक की बात किया जा रहा है। पहला ऑप्शन है आर के मुखर्जी, दूसरा है डीपी मुखर्जी, तीसरा है राधा
कमल मुखर्जी और चौथा है कुमाराप्पा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, डीपी मुखर्जी। डीपी मुखर्जी को भारतीय समाज कार्य का जनक माना जाता है। समाज कार्य या समाज सेवा एक शैक्षणिक एवं व्यावसायिक विधा है जो सामुदायिक संगठन एवं अन्य विधियों द्वारा लोगों एवं समूहों के जीवन स्तर को उन्नत बनाने का प्रयत्न करता है। प्रश्न नंबर 24 है, महिलाओं, बच्चों एवं शारीरिक दृष्टि से भिन्न समूह के लिए केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की स्थापना कब की गई? पहला ऑप्शन है अगस्त 1953 में, दूसरा है सितंबर 1957 में, तीसरा है अगस्त 1955 में और चौथा ऑप्शन है अगस्त 1958 में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, अगस्त 1953 में महिलाओं, बच्चों एवं शारीरिक दृष्टि से भिन्न समूह के लिए केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की स्थापना की गई थी। इसको ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25, कौन सा नारीवाद सिद्धांत इस विश्वास से अभिलक्षित होता है कि पितृतंत्र महिलाओं के उत्पीड़न का प्रमुख तथा सार्वभौमिक यानी कि सर्वदेशिक कारण है? पहला ऑप्शन है समाजवादी नारीवाद, दूसरा है क्रांतिकारी नारीवाद, तीसरा है उदारवादी नारीवाद या चौथा है सांस्कृतिक नारीवाद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है। इसको कहते हैं हम क्रांतिकारी नारीवाद। क्रांतिकारी नारीवाद सिद्धांत इस विश्वास से अभिलक्षित होता है कि पितृतंत्र महिलाओं के उत्पीड़न का प्रमुख तथा सार्वभौमिक कारण है। प्रश्न नंबर 26 है, समकालीन NSSO सर्वेक्षण के अनुसार भारत में मादक पदार्थों का प्रयोग करने वालों की सबसे अधिक प्रतिशतता किस धार्मिक समूह में है? क्वेश्चन यह है कि जो समकालीन NSSO जो सर्वेक्षण हुआ था उसके अनुसार जो भारत में मादक पदार्थों का प्रयोग करने वाले सबसे अधिक किस धर्म के लोग हैं? पहला ऑप्शन है सिख धर्म के, दूसरा है ईसाई धर्म के, तीसरा है हिंदू धर्म के और चौथा है बौद्ध धर्म के। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है। इसमें ईसाई धर्म के लोग सबसे अधिक इस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। ठीक, अगला प्रश्न है 27 है, निम्नलिखित में से किसे गरीबी की संस्कृति कहा गया है? गरीबी की संस्कृति किसे कहा गया है? पहला ऑप्शन है ग्रामीण समाज को, दूसरा है नगर की बहरी बस्तियों को, तीसरा है गंदी बस्तियां और चौथा है अभ्यंतर नगर को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है। गंदी बस्तियों को दोस्तों गरीबी की संस्कृति कहा गया है। गंदी बस्तियां जो होती हैं, गंदी बस्तियां गरीबी की संस्कृति का ही प्रतिरूप है। इस समस्या का संबंध नगरों में बहुत अधिक भीड़ होने से है। मलिन बस्तियां हम ऐसे इलाकों को कहते हैं जिनमें टूट फूट मकानों के अलावा टिन और के टुकड़े, पॉलीथीन और कच्ची दीवार की सहायता से झुग्गी झोपड़ी बना ली जाती है। ऐसे क्षेत्रों में शौचालय, पानी या बिजली की कोई सुविधा नहीं होती है। गरीबी और पतन की संस्कृति इन बस्तियों की जो है विशेषताएं हैं। प्रश्न नंबर 28 है, किस प्रकार की गरीबी स्वास्थ्य एवं शारीरिक प्रकार के रखरखाव के लिए आवश्यक मूलभूत संसाधनों के अभाव को दर्शाता है? पहला ऑप्शन है संपूर्ण गरीबी, दूसरा है सापेक्षिक गरीबी, तीसरा है सांस्कृतिक गरीबी, चौथा है लागू की गई गरीबी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, संपूर्ण गरीबी। स्वास्थ्य एवं शारीरिक प्रकार के रखरखाव के लिए आवश्यक मूलभूत संसाधनों का अभाव संपूर्ण गरीबी को दर्शाता है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार संपूर्ण गरीबी भोजन, सुरक्षित पेयजल, स्वच्छता सुविधाओं, स्वास्थ्य, आश्रय, शिक्षा और सूचना सहित बुनियादी मानवीय ज़रूरतों के गंभीर अभाव की विशेषता वाली स्थिति होती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29 है, भारत में गरीबी का आकलन करने के लिए किस प्रतिमान का प्रयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन है सापेक्ष प्रतिमान का, दूसरा है निरपेक्ष प्रतिमान का, तीसरा है लॉरेंज वक्र का, इसमें से कोई नहीं। तो 29 का आपका जो भारत की गरीबी का जो मेज़रमेंट होता है किस प्रतिमान का इसमें प्रयोग करते हैं, तो इसका बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। निरपेक्ष प्रतिमान का हम लोग इसमें प्रयोग करते हैं।
भारत में जो गरीबी का आकलन है वो निरपेक्ष प्रतिमान का प्रयोग किया जाता है। इसके आधार पर न्यूनतम उपभोग व्यय को निर्धनता रेखा कहा जाता है। इस विधि द्वारा निर्धनता की माप करने का विधि को हेड काउंट रेशियो कहा जाता है। ध्यान में रखेंगे, हेड काउंट रेशियो इसको भी कहते हैं। प्रश्न नंबर 30 है, भारत की जनसंख्या में किस दशक में सर्वाधिक वृद्धि देखी गई थी? पहला ऑप्शन है 1961 से 71 के बीच में, दूसरा है 1991 से 2001 के बीच में, तीसरा है 2001 से 2011 के बीच में और चौथा है 1981 से 1991 के बीच में। तो दोस्तों तीसरे का आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। 1961 से लेकर के 1971 के जो दशक था इसमें सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि देखी गई थी, जो लगभग कितनी थी 24.80% यहाँ पे वृद्धि देखने को मिली थी इस दशक में। और सबसे कम दशक की बात करते हैं, सब मतलब भारत की जो एक जनसंख्या थी एक समय में ऋणात्मक हो गई थी, वो कब था तो उसको ध्यान में रखेंगे। 1911 से लेकर 1921 के दशक के बीच में भारत में जो जनसंख्या वृद्धि थी वो ऋणात्मक थी। कैसी थी? ऋणात्मक थी। ठीक है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, विशेष विवाह अधिनियम किस सन में पारित हुआ? पहला ऑप्शन है 1960 में, दूसरा है 1955 में, तीसरा 1954 में, चौथा है 1970 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। विशेष जो विवाह अधिनियम था वो 1954 को पास हुआ था। ध्यान में रखेंगे 1954 में पास हुआ था। इस नियम के तहत भारत के लोगों और विदेशी में सभी भारतीय नागरिक चाहे वे किसी भी धर्म या विश्वास को मानते हों के लिए एक रूप से विवाह करने के लिए अधिनियमित किया है। इस अधिनियम के 3 मुख्य उद्देश्य थे। पहला आपको ध्यान में रखना है कुछ मामलों में विशेष रूप से शादी करना, दूसरा पॉइंट है कुछ विवाहों के पंजीकरण के लिए, तीसरा है तलाक प्रदान करने के लिए। प्रश्न नंबर 32 है, भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुई? तो पहला ऑप्शन है लॉर्ड मेयो के शासनकाल में, दूसरा है लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में, तीसरा है लॉर्ड रिपन के शासनकाल में और चौथा है लॉर्ड लिटन के शासनकाल में। तो दोस्तों ध्यान में रखेंगे सन 1872 की बात है। उस समय भारत में अंग्रेज़ों का शासन था और अंग्रेज़ का जो गवर्नर जनरल था वो था लॉर्ड मेयो। अगर बात करते हैं तो लॉर्ड मेयो के शासनकाल में जो जनसंख्या की शुरुआत होती है, लेकिन विधिवत जो जनगणना होती है वो 1881 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में शुरुआत होती है। लेकिन इस प्रश्न का आंसर आपका बिल्कुल ये सही हो जाएगा। और अगर आपसे पूछा जाता है कि विधिवत जनगणना की बात करी जाती है तो आपको आंसर किस में लगाना है? लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में, जो कि 1881 से स्टार्ट होती है और लॉर्ड मेयो का जो शासनकाल होता है वो 1872 में होता है। प्रश्न नंबर 33 है, निम्नलिखित में से कौन विवाह के निषेध से संबंध नहीं है? पहला है निकटा विगमन, दूसरा है बहिर्विवाह, तीसरा अंतर्विवाह और चौथा है बहुविवाह। पूछ रखा है कि निम्नलिखित में से कौन विवाह के निषेध से संबंध नहीं है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, बहुविवाह। ठीक है। जब पतियों या पत्नियों की संख्या एक से अधिक होती है तो ऐसा विवाह जो होता है वो बहुविवाह या इसके आधार पर बने हुए परिवार को बहुविवाही परिवार कहते हैं। बहुविवाह परिवार में से एक से अधिक यौन साथियों की स्वीकृति होती है। प्रश्न नंबर 34 है, मिताक्षरा एवं दाय भाग क्या है? मिताक्षरा और दाय भाग क्या है? पहला ऑप्शन है वर्णाश्रम धर्म के संबंध में चिंतन के 2 संप्रदाय, दूसरा है वैदिक युग के 2 दार्शनिक, तीसरा है हिंदू धर्म के पैतृक संपत्ति के उत्तराधिकारी एवं दाय प्राप्ति के विनियमित करने के कानून के 2 संप्रदाय और चौथा ऑप्शन है प्राचीन काल के 2 महत्वपूर्ण संगठन। मिताक्षरा और दाय भाग क्या होता है दोस्तों? तो ध्यान में रखेंगे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। इसमें हिंदू धर्म में पैतृक संपत्ति के उत्तराधिकार एवं दाय प्राप्ति को विनियमित करने के कानून को 2 संप्रदाय थे जिसको हम मिताक्षरा और दाय भाग के नाम से जानते हैं।
क्वेश्चन नंबर 35 है, सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए तथा सही उत्तर का चुनाव की दीजिए, दी गए कोड द्वारा इसको करना है। पहले यहाँ पे सूची दे रखी है, सूची 1 में देखते हैं तो चेतन और अचेतन का नियंत्रण, कुछ इस प्रकार से 2 सूचियाँ बनी हैं, इसको पूरा देख लीजिए। ठीक है, सूचियाँ आपको ये देखने को मिल रही है किसका किससे मिलान होना है। इसमें चेतन और अचेतन दे रखा है, इसमें कार्य मैन हीन दे रखा है। दूसरा है प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष नियंत्रण, इसका किम्बाल यंग है। सकारात्मक और नकारात्मक नियंत्रण जॉर्ज गुरविल। संगठित और असंगठित कोले और बर्नार्ड। तो इसको मैच कराना है किसने कौन सी परिभाषा दे रखी थी, किसके बारे में बताया है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। अगर हम देखते हैं चेतन और अचेतन का, इसी में मैच करा देते हैं। ठीक है, चेतन और अचेतन की बात करता है तो इसमें कौन आ जाएंगे, इसका पहले का चौथा आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। कोले और बर्नार्ड ने ये परिभाषा दे रखी थी। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष की बात करता है तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष में कार्ल मैनहीम कार्ल मैनहीम हो जाएंगे। सकारात्मक और नकारात्मक की बात की जाए तो उसमें आएंगे किम्बाल यंग। कौन आ जाएंगे दोस्तों, किम्बाल यंग। और आपका लास्ट का हो जाएगा, और नीचे है क्या दोस्तों, फिलहाल इतनी है, किम्बाल हो गए। और डी का आपका हो जाएगा, डी का देखते हैं संगठित और संगठित का। संगठित और असंगठित की बात करते हैं तो इसमें आ जाएगा जॉर्ज गुरविच। पहले का चौथा, दूसरे का आपका हो जाएगा कार्ल महीन, यानी कि पहले दूसरे का पहला, और उसके बाद तीसरे का अगर बात करते हैं तो तीसरा हमारा चला जाएगा किम्बाल से और चौथा आपका चला जाएगा जॉर्ज गुरविच से। इस प्रकार इसको मैच करा लीजिएगा। तो उसके हिसाब से अगर हम कोड देखते हैं तो हमारा कौन सा कोड सही हो जाएगा। मैच कराइए, मैच कराने से पता चलता है जो सी आपका कोड है बिल्कुल सही है। पहले का चौथा, फिर दूसरे का पहला, तीसरे का दूसरा और तीसरे का चौथे का तीसरा। इस प्रकार से आप इसको मैच करा करके कोड नंबर 3 को सही कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 36 है, पति पत्नी की परिधि तथा इसके केंद्र में स्थित रक्त संबंधियों से बनने वाला परिवार को क्या कहा जाता है। ध्यान में रखेंगे, जो पति पत्नी की परिधि तथा इसके केंद्र में स्थित रक्त संबंधियों से जो बनने वाला परिवार होता है वो क्या कहलाता है। पहला ऑप्शन है रक्त मूलक परिवार, दूसरा है दाम्पत्य मूलक परिवार, तीसरा है प्रजनन परिवार और चौथा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ए आपका सही है, रक्त मूलक परिवार उसको कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, हम रक्त मूलक परिवार के नाम से जानते हैं। प्रश्न नंबर 37 है, महात्मा गांधी के लिए बापू शब्द का प्रयोग करना किसका उदाहरण है। पहला ऑप्शन है मानित नातेदारी का, दूसरा है कल्पित नातेदारी का, तीसरा है विषय स्थानिक नातेदारी का, चौथा है पश्चिम भारत में प्रचलित नातेदारी का। तो दोस्तों हम लोग बापू क्या क्या पुकारते हैं, क्योंकि हमने उनको मनोनीत किया है, यानी को माना है इसको। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा कि इनको हमने मान लिया है कि हमारे बापू जी हैं, इसलिए इनको हम बापू कहकर संबोधित करते हैं। ये हमारा मानित नातेदारी के अंतर्गत आएगा। प्रश्न नंबर 38 है, निम्नलिखित में से किसने निषेध की व्याख्या सामाजिक नियंत्रण के यंत्रकारी रूप में की है। पहला ऑप्शन है पीटर बर्गर, दूसरा है रेमंड फर्थ है, तीसरा ऑप्शन है थॉमस लकमैन ने, या चौथा है इमाइल दुर्खीम ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। इमाइल दुर्खीम को आधुनिक समाजशास्त्र के विषय के संस्थापक में एक अग्रणी प्रवर्तक माना जाता है तथा इनको प्रकारवादी परिप्रेक्ष्य की शुरुआत करने का भी श्रेय जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, इमाइल दुर्खीम। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है 39 है, परिवर्तन का मार्क्सवादी सिद्धांत की परिवर्तन के द्वारा क्रांति आती है इंगित करता है। जो परिवर्तन का मार्क्सवादी सिद्धांत है, इसमें लिखेंगे डैश में लिख के इन्वर्टेड कामा में लिखा हुआ है कि परिवर्तन के द्वारा क्रांति आती है इंगित करता है। पहला ऑप्शन है विद्यमान संरचना में परिवर्तन, दूसरा है संपूर्ण संरचना में परिवर्तन, तीसरा है विद्यमान संरचना के आंशिक परिवर्तन, चौथा है संरचनात्मक तत्वों के नाम मात्र का परिवर्तन।
इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। संपूर्ण संरचना में परिवर्तन कहीं न कहीं परिवर्तन का मार्क्सवादी सिद्धांत के अंतर्गत या इस क्रांति के द्वारा आती है, इसको इंगित करता है। प्रश्न नंबर 40 है, सामाजिक परिवर्तन संबंधित किस सिद्धांतकार का विचार दबाव सिद्धांत पर आधारित है? पहला ऑप्शन है राल्फ है, दूसरा है कोजर, तीसरा है टायनबी और चौथा है स्पेंगलर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, रॉल्फ डेहनरेन डार्फ कहेंगे। ठीक है। प्रश्न नंबर 41 है, किसने जाति गतिशीलता तथा गतिक की व्याख्या के लिए संदर्भ समूह सिद्धांत के प्रयोग का समर्थन किया? पहला ऑप्शन है के गॉफ, दूसरा है एल ड्यूमा, तीसरा है वाई दामले या चौथा है जी.एस. धुरिये। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, वाई दामले ने जाति गतिशीलता का गतिकी की व्याख्या के लिए संदर्भ समूह सिद्धांत के प्रयोग का समर्थन किया। प्रश्न नंबर 42 है, चावल के पानी की तरह सफ़ेद दस्त किस बीमारी का लक्षण है? अगर चावल के पानी की तरह अगर आपको जो माड़ होता है उस तरह अगर आपको सफ़ेद दस्त आ रही है तो किस बीमारी को इंगित करता है, क्या किस बीमारी का लक्षण होता है? पहला ऑप्शन है अमीबा पेचिस, दूसरा है दंडाणुक पेचिस, तीसरा है हैजा, चौथा है इसमें से सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। इसको हम क्या कहते हैं? हैजा कहते हैं। चावल के पानी इसको माड़ जैसा सफ़ेद दस्त अगर होता है तो हैजा का लक्षण होता है। हैजा जो है वो प्रदूषित जल, खाद्य पदार्थों या मक्खियों में उपस्थित विब्रियो कैलेरिया, इसका ध्यान में रखेंगे। जो हैजा में होता है उसका जो रोगाणु होता है उसका नाम होता है विब्रियो कैलेरी। ठीक है, विब्रियो, ध्यान में रखेंगे, विब्रियो कैलेरी, ये है आपका जीवाणु, इसकी वजह से हैजा नामक रोग हो जाता है। और कैसे होता है? तो जो हैजा होता है वो अगर हम प्रदूषित जल पीते हैं, खाद्य पदार्थों या मक्खियों में उपस्थित जो विब्रियो कैलेरी नामक जीवाणु होता है, हैजा से पीड़ित व्यक्ति अगर उल्टी करता है तो उससे भी कहीं ना कहीं हो जाता है, दस्त करता है जिससे पानी की कमी होती है तथा पेशाब बंद हो जाता है, संक्रमण अधिक होने तथा पैरों में ऐंठन होने लगती है और रोगी की मृत्यु भी हो सकती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हैजा, इसको बोलेंगे। प्रश्न नंबर 43 है, गलसुआ, चेचक, फेफड़े का क्षय रोग डैश डैश के उदाहरण हैं। ये दो रोग दे रखे हैं, गलसुआ है, चेचक है, फेफड़े का क्षय रोग है। ये सब किसके उदाहरण होते हैं? पहला है जैविक संचरण का, दूसरा है वाहन संचरण का, तीसरा है वायु संचरण का, चौथा है प्लासेंटल संचरण का। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। ये हमारा दोस्तों वायु संचरण का उदाहरण होता है, यानी कि कहीं ना कहीं जितने भी वायरस होते हैं वो वायु के द्वारा एक दूसरे के माध्यम से फैलते हैं। गलसुआ, चेचक, फेफड़ों का क्षय रोग वायु संचरण के उदाहरण हैं। कुछ रोगों के जीवाणु श्वसन द्वारा शरीर में प्रवेश करते हैं। जब रोगी जोर जोर से बातचीत करता है, खांसता है, छींकता है, थूकता है तो छोटी छोटी जो बूंदें होती हैं थूक की, वो अदृश्य बूंदों की फुहार वायु में मिल जाती है, जो कि व्यक्ति आसपास उपस्थित होते हैं वे उसी वायु को श्वसन क्रिया द्वारा अपने अंदर खींच लेते हैं, जिससे व्यक्ति के शरीर में रोगाणु चले जाते हैं और वो लोग भी उससे बीमार हो जाते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, वायु संचरण के द्वारा। प्रश्न नंबर 44 है, इसमें से कौन सा जल में घुलनशील विटामिन है? पहला ऑप्शन है विटामिन डी, दूसरा है विटामिन ई, तीसरा है विटामिन B1 और चौथा है विटामिन ए। तो दोस्तों ध्यान में रखना है, बी और सी दो विटामिन होते हैं जो कि जल में घुलते हैं। ठीक है, और ए, डी, ई के ये 4 विटामिन आपको ध्यान में रखना है। ये किस में घुलते हैं? ये सब वसा में घुलने वाले विटामिन हैं। विटामिन से एक प्रश्न आपके एग्जाम में 100% आने वाला है, तो इसका नाम भी पूछ सकता है। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी का नाम क्या होता है? तो आपको याद कर लेना है, रथ एक टॉफी, ये आपको याद रखना है। रात से क्या बनेगा दोस्तों? विटामिन ए है
ये आपका ए हो जाएगा, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ई है और लास्ट में के है। रा से आपका रेटिनॉल बनेगा, याद कर लीजिएगा, रेटिनॉल। दूसरा है थायमिन। तीसरा आपका होता है एस्कर्बिक एसिड, एस्कर्बी। और चौथा है आपका कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल। उसके बाद आपको ये देखेंगे विटामिन ई की, ये हो जाएगा टोकोटा से आपका बनेगा टोकोफेरॉल, टोकोफेरॉल। और लास्ट में आपको देखने को मिलेगा फिकोक्यूनॉन, फिकोक्यूनॉन। इस प्रकार से आपको याद करना रथ एक टाफी, ठीक है। रथ एक टाफी अगर आपने याद कर लीजिएगा तो रेटिनॉल, थायमिन, एस्कर्बिक एसिड, कैल्सीफेरॉल, टेकोफेरॉल और आपका लास्ट में फिकोक्यूनॉन, इस प्रकार से सभी को आप याद कर लेंगे। और ध्यान में रखना है, बीज से जो होती है जल में घुलती है, क्योंकि आपको पता है बीज जो होता है सब्जियों में पाया जाता है। सब्जियों को अगर घोलेंगे तो कहीं ना कहीं विटामिन बी उसमें घुल जाती है, इसलिए कहा जाता है कि सब्जियों को काटने से पहले उसको धुल लेना चाहिए, तब उसके बाद काटना चाहिए। और सी में आपको पता है जो खट्टे फल आते हैं, नींबू उबू में सबसे ज़्यादा विटामिन सी पाया जाता है आंवले में, ये भी ध्यान में रखेंगे। आंवले में सबसे ज़्यादा विटामिन सी पाया जाता है और विटामिन ए सबसे ज़्यादा गाजर में पाया जाता है। और इससे रतौंधी नामक रोग हो जाता है, इससे बांझपन रोग हो जाता है विटामिन ई की कमी से। विटामिन डी से रिकेट्स या ऑस्टियोमलेसिया हो जाता है और विटामिन B1 की कमी से आपका बेरी रोग हो जाता है। विटामिन B3 की वजह से होता है पेलाग्रा, इसको बोलते हैं, या नियासिन रोग बोलते हैं। पेलाग्रा या नियासिन रोग होता है विटामिन B3 की कमी से होने वाला रोग। फिलहाल इतना जो हमने बताया है, इसी से एक प्रश्न आपके एग्जाम में 100% है जो कि रखा हुआ है। प्रश्न नंबर 45 है, वायुजनित संक्रमण के कारण नहीं होता है। पहला ऑप्शन है तपेदिक, जिसको हम टीबी कहते हैं। दूसरा है चेचक, तीसरा है खसरा और चौथा है हेपेटाइटिस बी। ये वायुजनित संक्रमण के कारण कौन सा नहीं होता है, तो ध्यान में रखेंगे 45 का आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, बिल्कुल सही है। जो तपेदिक होता है, जिसको हम हेपेटाइटिस के नाम से जानते हैं, वो आपका इसकी वजह से रोग फैलने वाला नहीं होता है। सॉरी, तपेदिक जो टीबी होता है जो कि वायुजनित नहीं होता है। ये सब आपको वायरस होते हैं, जितने भी वायरस है जो वायु से फैलते हैं, आपके चेचक है, खसरा है। जबकि हेपेटाइटिस बी का आपका टीका लगता है, ये कहीं ना कहीं ये वायुजनित रोग नहीं होता है, ये खून के माध्यम से एक दूसरे से फैलता है। ध्यान में रखेंगे जो जीवाणु से फैलने वाले रोग कुछ हम बताते हैं। जीवाणु से फैलने वाला कौन कौन सा रोग है, वो हमारा टाइफाइड है, तपेदिक है, प्लेग है, हैजा है, डिप्थीरिया है, टिटनस है, कोढ़ है, निमोनिया, काली खांसी, ये सब होते हैं जीवाणु से फैलने वाले रोग होते हैं। और ये सब आपके वायु के संचरण से नहीं होंगे। जितने भी जीवाणु से फैलने वाले रोग होते हैं वो सब दोस्तों वायु के संचरण से नहीं होते हैं, इसमें ध्यान में रखेंगे। टाइफाइड है, मलेरिया है, टाइफाइड है, तपेदिक है, प्लेग है, हैजा, डिप्थीरिया, टिटनस, कोढ़, निमोनिया, काली खांसी। कवक से फैलने वाले रोग होते हैं, इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखेंगे। कवक का फैलने वाले रोग हैं, इसमें दाद आता है, ठीक है, गंजापन है, दमा होता है, एथलीट फूड होता है। ये सब दाद, गंजापन, दमा या एथलीट फूड, ये सब कवक के कारण होते हैं। विषाणु यानी कि वायरस के कारण होने वाले रोग होते हैं जो, वो है हमारे डेंगू है, खसरा है, चेचक है, पोलियो है, स्वाइन फ्लू है, कोरोना है, एड्स है, ये कहीं ना कहीं विषाणु से होने वाले रोग होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे प्रोटोजोआ से होने वाला रोग है, 4 याद रखेंगे, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है मलेरिया, ठीक है, मलेरिया याद करेंगे। प्लाज्मोडियम नामक के मलेरिया के काटने से जो आपका मलेरिया होता है, एनाफिलिस नामक मच्छर के काटने से मलेरिया रोग होता है, जो कि प्लाज्मोडियम की वजह से होता है। दूसरा है पेचिस, इसमें याद करेंगे पेचिस, अमीबा पेचिस। फिर उसके बाद आपको रखे याद करना है निद्रा रोग। निद्रा रोग भी आपका प्रोटोजोआ के कारण होने वाला रोग होता है। प्रोटोजोआ के कारण होने वाला रोग है मलेरिया, पेचिस, निद्रा रोग और लास्ट में एक याद कर लेंगे पायरिया। दांतों में दोस्तों पायरिया हो जाती है, वो कहीं ना कहीं आपका प्रोटोजोआ से होने वाला रोग है। ये 4 को आप ध्यान में रखेंगे। प्रोटोजोआ से होने वाला रोग, जीवाणु से हमने देख लिया, विषाणु से देख लिया, कवक से देखा और प्रोटोजोआ से। तो ये 4 प्रकार के यहाँ पे रोग हैं। फिलहाल इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जो हेपेटाइटिस या तपेदिक होता है दोस्तों, ये कहीं ना कहीं जीवाणु से फैलने वाला रोग होता है, तो इसके जो वायरस से नहीं होते हैं। प्रश्न नंबर 46 है, दाद यानी कि रिंगवर्म किस प्रकार की बीमारी है। पहला ऑप्शन है जीवाणु
विषाणु, दूसरा है कवकी, तीसरा है प्रियन, जबकि चौथा है विषाणुवी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दाद। सभी बताए थे ये कवक से होने वाला रोग है। दाद है, गंजापन है, और इसमें जो एथलीट हो जाता है, दमा हो जाता है, ये सब किससे होते हैं? दाद। ये सब रिंग वर्म की वजह से, कवक के वजह से होने वाले रोग होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 47 है, एंथ्रेक्स एक प्रकार के डैश डैश के कारण होता है। एंथ्रेक्स क्या है दोस्तों? एक प्रकार के किसकी वजह से होता है? पहला ऑप्शन है जीवाणु से, दूसरा है कवक से, तीसरा है प्रोटोजोआ से, चौथा है विषाणु से। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। जो एंथ्रेक्स है दोस्तों वो जीवाणु से होता है। एंथ्रेक्स एक खतरनाक एवं जानलेवा रोग होता है। यह मानव एवं पशु दोनों को संक्रमित करता है। इसका कारण बैसिलस एंथ्रेसिस नामक जीवाणु होता है। कौन सा? बैसिलस एंथ्रेसिस नामक जीवाणु होता है, जो कि पशुओं को भी प्रभावित करता है और मनुष्य को भी प्रभावित करता है। प्रश्न नंबर 48 है, महिलाओं में यौन के विकास का प्रथम प्रमाण किस रूप में अभिव्यक्त होता है? पहला ऑप्शन है मासिक धर्म की शुरुआत से, दूसरा है स्तन अंकुर का प्रकट होना, तीसरा है बगलों एवं श्रेणी क्षेत्र में बालों का प्रकट होना, और चौथा है वृद्धि प्रवेग का प्रारंभ। प्रमुख प्रमाण की बात किया जा रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 48 का बी बिल्कुल सही है। स्तन अंकुर का प्रकट होना कहीं ना कहीं महिलाओं में यौन के विकास का प्रथम प्रमाण के रूप में माना जाता है। महिलाओं के यौन के विकास का प्रथम प्रमाण जो है दोस्तों वो स्तन अंकुर का प्रकट होने के रूप में अभिव्यक्त होता है। स्तन के अंदर फैटी टिश्यू और दूध को स्रावित करने वाली ग्रंथि होती हैं, जिन्हें स्तन ग्रंथि कहते हैं। जैसे जैसे हमारा जो शरीर होता है, महिलाओं का जो शरीर होता है विकसित होना शुरू होता है, तो स्तन में उपस्थित एक छोटी सी गांठ है, जिसको हम अरोमा और निप्पल के नीचे बढ़ती है। इससे गांठ को स्तन की कली यानी कि ब्रेस्ट बड कहते हैं। ध्यान में रखेंगे, ब्रेस्ट बड। प्रश्न नंबर 49 है, प्लेसेंटा का लगभग वजन, जो प्लेसेंटा का वजन होता है दोस्तों लगभग कितना होता है? शिशु के भार का 1/4 होता है, जितना शिशु के भार होगा उसका 1/4। दूसरा है शिशु के भार का 1/6 भाग, या शिशु के भार का 1/7 भाग, या शिशु के भार का 1/3 भाग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। शिशु के भार का 1/6 होता है, जो कि प्लेसेंटा होता है, उसका वजन होता है। प्लेसेंटा की अगर बात करते हैं तो प्लेसेंटा का वजन आपको पता है 1/6 होता है, और मानव में पाए जाने वाले अपरा बिंबाव प्रकार के होते हैं। ठीक है। प्लेसेंटा भ्रूण का मादा गर्भाशय की भित्ति के साथ वह अस्थायी संबंध है, जिसके द्वारा भ्रूण एवं माता के रुधिर के पदार्थों का विनिमय होता है। यह अकेला ऐसा अंग है जो प्राणियों के ऊतक से बना होता है। या दोस्तों ध्यान में रखेंगे, एक ऐसा अंग होता है जो कि प्राणियों के ऊतक से बना होता है। प्रश्न नंबर 50 है, किस प्रकार के प्रसव में पहले और दूसरे चरण की संयुक्त अवधि 2 घंटे से कम है? पहला ऑप्शन है सामान्य प्रसव, दूसरा है दीर्घकाल प्रसव, तीसरा है अप्रत्याशित प्रसव, जबकि चौथा है विचारण प्रसव। पूछ रखा है 2 घंटे से कम समय किस में लगता है? किस प्रकार के प्रसव में पहले और दूसरे चरण की संयुक्त अवधि 2 घंटे से कम होती है? तो दोस्तों सी बिल्कुल सही हो जाएगा ऑप्शन। अप्रत्याशित प्रसव इसको कहते हैं। ठीक है। अप्रत्याशित प्रसव में जो है जो समय होता है, जो पहला चरण होता है दूसरा चरण, दोनों चरण को मिलाकर के उसमें 2 घंटे से कम का समय लगता है। प्रश्न नंबर 51 है, एक उपकरण जो भ्रूण के ऑक्सीजन संतृप्ति को सीधे तथा वास्तविक समय में मापता है वह है। एक उपकरण जो भ्रूण के ऑक्सीजन संतृप्ति को सीधे तथा वास्तविक समय में मापता है वह कौन सा है? पहला है अल्ट्रासोनोग्राफी, दूसरा है भ्रूण स्काल्प उत्तेजना, तीसरा है भ्रूण पल्स ऑक्सीमेट्री, चौथा है विप्रोकॉस्टिक उत्तेजना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, भ्रूण पल्स ऑक्सीमेट्री। भ्रूण पल्स ऑक्सीमेट्री क्या करता है दोस्तों? आपको ध्यान में रखना है, जो भ्रूण की ऑक्सीजन और संतृप्ति को सीधे तथा वास्तविक समय में बताता है।
प्रश्न नंबर 52 है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग प्रसव की घटनाओं को रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है? निम्नलिखित में से किसका प्रयोग प्रसव की घटनाओं को रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है? पहला ऑप्शन है सिल्वर मैन मूल्यांकन, दूसरा है फेटोस्कोप, तीसरा ऑप्शन है अपगर और चौथा ऑप्शन है पार्टोग्राफ। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है, पार्टोग्राफ। क्या करेंगे इसको, क्या होता है दोस्तों, उसका नाम है पार्टोग्राफ होता है। और अगर बात करते हैं तो प्रसव गर्भावस्था गर्भ के आकार का मापन है जिसमें एक महिला के गर्भ में एक अथवा अधिक नवजात शिशु का जन्म होता है। पार्टोग्राफ नामक एक यंत्र है जिसका उपयोग प्रसव की घटनाओं को रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है। महिलाओं में प्रसव प्रक्रिया में तेजी लाने का प्रयास करने की एक प्रक्रिया, उसको हम बोलते हैं आगमेंटेशन। ठीक है, आगमेंटेशन होती है। शिशु की सामान्य प्रसूति की प्रक्रिया को प्रसव के 3 चरणों में विभाजित किया जाता है। तो जो प्रसव होता है दोस्तों उसको 3 चरणों में विभाजित किया जाता है। पहला होता है, इसको हम बोलते हैं गर्भाशय ग्रीवा का छोटा होना। ठीक है, पहला पॉइंट होता है इसमें जो प्रसव की प्रक्रिया होती है, शिशु की सामान्य प्रसूति की प्रक्रिया को प्रसव के 3 चरणों में विभाजित करते हैं। पहला होता है गर्भाशय ग्रीवा का छोटा होना, दूसरा होता है फैलना, गर्भाशय ग्रीवा का फैलना दूसरे चरण में फैलता है, और तीसरा जो चरण होता है शिशु का बाहर निकलना। पहला ध्यान में रखेंगे गर्भाशय ग्रीवा का छोटा हो जाना, दूसरा जो चरण होता है उसमें गर्भाशय ग्रीवा का फैल जाना, और तीसरे चरण में शिशु का बाहर निकलना। ये प्रसव के 3 प्रकार होते हैं। प्रश्न नंबर 53 है, गर्भाशय के पहले 8 से 10 सप्ताह के दौरान गर्भनाल की क्रियाशीलता प्लेसेंटल फंक्शन के लिए कौन सा हार्मोन्स जिम्मेदार होता है? पहला ऑप्शन है ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, दूसरा ऑप्शन है प्रोजेस्टेरोन, तीसरा है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स, चौथा है एस्ट्रोजेन। इसमें से कौन सा हार्मोन्स है जो कि गर्भाशय के पहले 8 से 10 सप्ताह के दौरान गर्भनाल की क्रियाशीलता यानी कि इसको हम बोलते हैं प्लेसेंटल फंक्शन के लिए कौन सा हार्मोन्स जिम्मेदार होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है। इसको बोलते हैं ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन। प्रश्न नंबर 54 है, निम्नलिखित में से क्या निष्क्रिय टीकाकरण के लिए प्रयोग किया जाता है? निष्क्रिय टीकाकरण के लिए हम क्या प्रयोग करते हैं? मानव सेरा और पशु सेरा, दूसरा है मृत वैक्सीन, तीसरा है जीवजात, और चौथा है लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 54 का ए, बिल्कुल सही है। उसको हम बोलते हैं मानव सेरा और पशु सेरा। जब शरीर के टीकों के द्वारा बनाए गए प्रतिरक्षी प्रवेश कराए जाते हैं तो निष्क्रिय प्रतिरक्षी टीकाकरण कहते हैं। निष्क्रिय प्रतिरक्षी एंटीबॉडी की अचल प्रतिरक्षा का हस्तांतरण है। यह प्राकृतिक रूप से तब होता है जब मात्र प्रतिपिंड अपरा के माध्यम से भ्रूण को स्थानांतरित कर दी जाती है। इस उद्देश्य के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले एजेंट या मानव या प्राणी के मूल हाइपर म्यून सेरा, स्वास्थ्यवर्धक सेरा, मानव गामा ग्लोबोबिन तथा एक्लोनन प्रतिपिंड सम्मिलित हैं। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 55 है, फ्रायड के अनुसार व्यक्ति सिर्फ तभी परिपक्व स्वस्थ वयस्क बन सकता है यदि पहला ऑप्शन है विकास के दौरान गुणात्मक परिवर्तन हुए हों, दूसरा भावनात्मक द्वंद्वों का समाधान हो गया हो, तीसरा है बच्चों के दोनों अभिभावक हैं, चौथा है बच्चों को शारीरिक समृद्धि के लिए अवसर प्राप्त हुए हैं। तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है। भावनात्मक द्वंद्वों का समाधान हो गया हो तो कहीं ना कहीं तभी जो मनुष्य होता है, व्यक्ति होता है, वो परिपक्व स्वस्थ और वयस्क बन जाता है। प्रश्न नंबर 56 है, जीन पियाजे के अनुसार वर्णित कॉग्निटिव विकास की
सेंसरी मोटर अवस्था है। ठीक है, संज्ञानात्मक विकास की सेंसरी मोटर अवस्था किसको कहते हैं? पहला ऑप्शन है 0 से 2 वर्ष, दूसरा है 2 से 7 वर्ष, तीसरा है 7 से 11 वर्ष और चौथा है 11 से 16 वर्ष। अगर हम बात करते हैं जीन पियाजे के अनुसार जो वर्णित कॉग्निटिव विकास की सेंसरी अवस्था को हम मानते हैं वो है 0 से 2 वर्ष। इसको हम संवेदीगामक अवस्था भी कहते हैं। कौन सा अवस्था कहते हैं दोस्तों? संवेदीगामक अवस्था। ये हमारी होती है 0 से 2 वर्ष की अवस्था होती है। ये किसने बताया था? जीन पियाजे ने बताया था। इन्होंने 4 अवस्थाएं दे रखी थी, इसको ध्यान में रखेंगे। लेकिन जो हमारा शुरुआत की सबसे सेंसरी मोटर अवस्था होती है वो इसको हम हिंदी में कहते हैं संवेदीगामक अवस्था। उसकी वर्ष होती है 0 से 2 वर्ष। इस अवस्था में बच्चा जो होता है किसी वस्तु को देखकर सुनकर ज्ञान प्राप्त करता है, अर्थात बच्चा वस्तु को देखकर और सुनकर ही उस वस्तु को महसूस करने की कोशिश करता है। प्रश्न नंबर 57 है, बालक की कौन सी अवस्था मनोवैज्ञानिक अवस्था कहलाती है? पहला ऑप्शन है शैशवावस्था, दूसरा है किशोरावस्था, तीसरा है बाल्यावस्था और चौथा है प्रौढ़ अवस्था। तो दोस्तों ध्यान में रखेंगे जो किशोरावस्था होती है वो बालक की मनोवैज्ञानिक अवस्था कहलाती है और इसकी जो समय होता है लगभग 12 वर्ष से लेकर के 18 वर्ष के बीच का जो कार्यकाल होता है, समय होता है, वो किशोरावस्था का समय होता है। स्टेनली हॉल एक वैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक हुआ करते हैं। उन्होंने बताया कि ये उथल पुथल तथा तूफान की अवस्था होती है। जो हमारा किशोरावस्था होती है उथल पुथल तथा तूफान की अवस्था होती है। किसने बताया था? स्टेनली हॉल ने बताया था। और आपको पता है इसकी जो समय दिया गया है इसका, जिसमें वर्ष होती है, इसकी अवस्था होती है 12 से 18 वर्ष की आयु को मानी जाती है। यह अवस्था विभिन्न दृष्टिकोण से अति नाजुक एवं जटिल होती है। इस अवस्था में दिवा सपनों की भरमार रहती है। दिवा सपनों की भरमार किस में रहती है? तो किशोरावस्था में रहती है। भी बात को ध्यान में रखेंगे। प्रश्न नंबर 58 है, विकास की दर सर्वाधिक तीव्र होती है? पहला प्रश्न है शैशवावस्था में, दूसरा है उत्तर बाल्यावस्था में, तीसरा है गर्भकालीन अवस्था में या चौथा है यौना अवस्था में। किस समय जो विकास की दर होती है सबसे अधिक होती है? तो आपको याद रखना है, बिल्कुल सही है ऑप्शन नंबर बी, उत्तर बाल्यावस्था में जो विकास की दर होती है बहुत तीव्र होती है। प्रश्न नंबर 59 है, विकास का अर्थ है व्यवस्थित परिवर्तन जो परिपक्वता की प्राप्ति में सहायक हो, यह कथन है। पहला ऑप्शन है हार्लॉक का, दूसरा है फ्रॉयड का, तीसरा है मनरो का और चौथा है ड्रेवर का। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ये, बिल्कुल सही है। हार्लॉक साहब ने कहा था कि विकास का अर्थ है व्यवस्थित परिवर्तन को परिपक्वता की प्राप्ति में सहायक हो। प्रश्न नंबर 60 है, शैशव काल के दौरान आमतौर पर किसने डर का अनुभव किया? शैशव काल के दौरान आमतौर पर किसने डर का अनुभव किया? पहला ऑप्शन है अजनबियों का डर, दूसरा है अंधकार का डर, तीसरा है पशुओं का डर और चौथा है भूतों का डर। शैशवावस्था की बात की जा रही है इसमें, तो ध्यान में रखेंगे यहाँ पे है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, अजनबियों का डर। शैशवावस्था काल के दौरान आमतौर पर बच्चे जो होते हैं वो अजनबियों से डरते हैं क्योंकि वो अजनबियों की पहली बार देखते हैं और चिल्लाने लगते हैं और उनकी गोद में नहीं जाते हैं। बच्चों के मन में अजनबियों को देखकर असुरक्षा की भावना पैदा हो जाती है। प्रश्न नंबर 61 है, किस अवस्था में भ्रूण की लंबाई आधा इंच से 2 इंच तक होती है? किस अवस्था में? ध्यान में रखने के जो हमारा एम्ब्रियो होता है, भ्रूण होता है, उसकी जो लंबाई होती है आधा इंच से लेकर के 2 इंच के आसपास होती है। तो पहला ऑप्शन दे रखा है बीजावस्था, दूसरा है ग्रेन्युलर अवस्था, तीसरा है भ्रूण अवस्था और चौथा है गर्भस्थ शिशु अवस्था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है। भ्रूण अवस्था में दोस्तों ध्यान में रखेंगे जो भ्रूण अवस्था होती है उसमें भ्रूण की जो लंबाई होती है वो आधी इंच से लेकर के 2 इंच के बीच होती है। प्रश्न नंबर 62 है, एक शिशु की पहली स्वैच्छिक गतिविधि है जिसमें संपूर्ण शरीर सम्मिलित होता है। एक शिशु होता है जब अपना संपूर्ण शरीर से किसी भी कार्य में सम्मिलित होता है, कोई स्वैच्छिक गतिविधि करता है, वो कौन सी होती है? सबसे पहले क्या सीखता है? घुटनों के बल चलना, दूसरा है रेंगना, तीसरा है पलटना या चौथा है बिना सहारे के बैठना। तो ध्यान में रखेंगे दोस्तों, सबसे पहले जो बालक होता है कहीं ना कहीं रेंगने की कोशिश करता है, ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें पूरा इसका शरीर कार्य सम्मिलित होता है इस कार्य में। प्रश्न नंबर 63 है,
वृद्धि विकास में किस प्रकार के परिवर्तनों को दर्शाती है? जो वृद्धि होती है, वृद्धि शरीर में किस प्रकार के परिवर्तनों को दर्शाती है? पहला है गुणात्मक, दूसरा है मात्रात्मक, या ए और बी दोनों सही है, या इसमें से कोई नहीं है। तो 63 के आपका बी बिल्कुल सही है। जो वृद्धि होती है दोस्तों वो आपका मात्रात्मक वृद्धि को दर्शाती है। वृद्धि का जो अर्थ होता है बढ़ना या फैलना। प्राणी के आंतरिक और बाह्य अंगों का बढ़ना वृद्धि कहलाता है। वृद्धि शारीरिक परिवर्तन की ओर संकेत करती है। वृद्धि गर्भावस्था से लेकर के प्रौढ़ अवस्था तक चलती है। वृद्धि के दौरान होने वाले परिवर्तन जो होते हैं उसको हम मात्रात्मक, इसको क्वांटिटेटिव होते हैं, अर्थात विकल्प बी बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 64 है, अंडों में बायोटिन के साथ पाए जाने वाले प्रोटीन का नाम बताइए। तो दोस्तों जो हम अंडा खाते हैं वो अंडे में एक बायोटिन के साथ और प्रोटीन पाया जाता है, बायोटिन के साथ एक और प्रोटीन पाया जाता है, उसके नाम बताना है। तो ध्यान में रखेंगे, पहला ऑप्शन यहाँ पे दे रखा है एविडिन, दूसरा है ग्लोब्यूलिन, तीसरा है एल्ब्यूमिन और चौथा है मायोसिन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। उसका नाम होता है एविडिन। ठीक है, बायोटिन के साथ इसमें एक और प्रोटीन पाया जाता है, उसका नाम होता है एविडिन होता है। अंडे के सफ़ेद भाग में एविडिन उपस्थित रहता है जो बायोटिन के साथ जुड़कर उसे अक्रियाशील बनाता है। अंडे को पकाने पर ताप के प्रभाव से एविडिन डिनेचर्ड हो जाता है तथा बायोटिन मुक्त होकर व्यक्ति को उपलब्ध हो जाता है। इसलिए अंडा को उबालकर ही प्रयोग करना चाहिए। प्रश्न नंबर 65 है, ताज़े फल तथा सब्जी आहार में सम्मिलित किए जाते हैं। जो ताज़े फल और सब्जियां होती है दोस्तों उसको हम आहार में सम्मिलित करते हैं, क्यों? पहला ऑप्शन है शरीर निर्माण आहार के रूप में, दूसरा है ऊर्जा देने वाले आहार के रूप में, तीसरा है सुरक्षात्मक आहार के रूप में, या इसमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी बिल्कुल सही है। सुरक्षात्मक आहार के रूप में हम लोग ताज़े फल तथा सब्जियां आहार का अपने भोजन में सम्मिलित करते हैं। प्रश्न नंबर 66 है, चीनी को अपमिश्रित किया जाता है। पहला ऑप्शन है सफ़ेद पत्थर से, दूसरा है माड़ी से, तीसरा है सीरा से और चौथा इसमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। इसको हम बोलते हैं सफ़ेद पत्थर। चीनी को सफ़ेद पत्थर नामक पदार्थ से अपमिश्रित किया जाता है जिसमें मिलावट का पता न चल सके। चीनी शुगर या शर्करा एक क्रिस्टलीय खाद्य पदार्थ है जो गन्ने या चुकंदर से प्राप्त किया जाता है। इसमें मुख्यतः सुक्रोज, लैक्टोज, फ्रैक्टोज उपस्थित होता है। यह फलों, मधु एवं अन्य कई स्रोतों में सुक्रोज के रूप में रहता है। विश्व में प्रति व्यक्ति चीनी की खपत सर्वाधिक मात्रा में ब्राज़ील में होती है। प्रति व्यक्ति की बात करते हैं तो विश्व में सबसे अधिक चीनी कौन खाता है? ब्राज़ील के लोग खाते हैं। प्रश्न नंबर 67 है, चाय में पाया जाता है। पहला ऑप्शन है थियोफाइलिन, दूसरा है कैफीन, तीसरा है टैनिक एसिड और चौथा है इसमें से सभी। तो दोस्तों ध्यान में रखेंगे, चाय में कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें पाई जाती हैं। चाय अगर बात करते हैं, चाय एवं कॉफ़ी में मुख्य रूप से कैफीन नामक तत्व पाया जाता है। इसके अतिरिक्त चाय में थीन और टेनिन नामक तत्व भी पाया जाता है। कैफीन नामक तत्व शरीर के जाकर जो कि एसिड बनाता है, उसमें किडनी कमज़ोर होती है। जो कैफीन होता है दोस्तों वो क्या है कि हमारे शरीर में जाकर के एसिड बनाता है और उससे क्या हमारी जो किडनी होती है कमज़ोर होती है। इसलिए ध्यान में रखना, चाय नहीं पीना चाहिए। और ये जो थियोफाइलिन, कैफीन, टैनिन ये कहीं ना कहीं सभी चाय में पाए जाने वाले तत्व हैं। ये बहुत ही नुकसानदेह होता है चाय, इसलिए चाय को आज ही छोड़ देना चाहिए। प्रश्न नंबर 68 है, काली चाय से हरी चाय बेहतर होती है क्योंकि उसमें अधिक एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। ध्यान में रखेंगे, जो काली चाय से अधिक जो हरी ग्रीन टी जिसको हम बोलते हैं वो बेहतर होती है क्योंकि उसमें अधिक एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। दूसरा है वह हल्की होती है, उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है या वो देखने में सुंदर होती है। तो ध्यान में रखेंगे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। जो काली चाय होती है दोस्तों, काली चाय की अपेक्षा जो हरी चाय होती है बेहतर होती है क्योंकि उसमें एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। प्रश्न नंबर 69 है, भंडार गृह में नमी होने पर डिब्बा को रखने से पूर्व
क्या करना चाहिए? भंडार गृह में नमी होने पर डिब्बा को रखने से पूर्व हमें क्या करना चाहिए? पहला ऑप्शन है डिब्बों को तेल में डुबोकर उसे फिर से यूं ही रखना चाहिए। दूसरा है डिब्बे को पानी में रखना चाहिए। तीसरा पॉइंट है डिब्बे को गर्म जल में रखना चाहिए। या चौथा है तेल युक्त वस्त्र उसके चारों तरफ रगड़ देना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है। जब भी भंडार गृह में नमी होने पर डिब्बे को रखने से पूर्व ध्यान रखना है तेल युक्त वस्त्र उसकी चारों तरफ रगड़ देना चाहिए, जिससे नमी युक्त वायु डिब्बों में प्रवेश ना कर सके। सामान्यतः फलों को शक्कर के शरबत में डिब्बा बंदी की जाती है। डिब्बे में रखे फलों पर शरबत डालते समय उसे उबाल लिया जाता है। डिब्बे को सील करते समय डिब्बे के किनारे की चूड़ी भली भांति फिट होनी चाहिए। सील करने के बाद विसंक्रमण प्रक्रिया को समाप्त करने के लिए डिब्बे को गर्म जल में डाल दिया जाता है। उसके बाद डिब्बों को ठंडा किया जाता है, फिर उस पर लेबल चिपकाकर भंडारण गृह में रखा जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। तेल युक्त वस्त्र उसके चारों तरफ रगड़ देना चाहिए। प्रश्न नंबर 70 है GRA से तात्पर्य है। पहला ऑप्शन है जनरली रिकॉग्नाइज्ड एज सप्लीमेंट। दूसरा है जनरली रिकॉग्नाइज्ड एज सेफ। तीसरा है जनरली रिकॉग्नाइज्ड एज सुपीरियर। चौथा है जनरली रिकॉग्नाइज्ड एज स्टार्टर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, जनरली रिकॉग्नाइज्ड एज सेफ। ठीक है। प्रश्न नंबर 71 है पोषक तत्वों को सुरक्षित रखने के लिए कौन सा सोपान मदद नहीं करता है? ध्यान में रखेंगे पोषक तत्वों को सुरक्षित रखने के लिए कौन सा जो सोपान है वो मदद नहीं करता है। पहला है प्रेशर कुकर में पकाना। दूसरा चावल और दाल को बार बार और सही तरीके से धोना। तीसरा पॉइंट है सब्जियों को छिलके को ना निकालना। और चौथा है छिलका निकालने से पहले धोना। ध्यान में रखेंगे कौन सा सोपान मदद नहीं करता है सुरक्षित रखने के लिए। तो 71 का बी बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। चावल और दाल को बार बार और सही तरीके से धोना। कहीं ना कहीं ये दोस्त जो होता है ये पोषक तत्वों को सुरक्षित नहीं रखता है, इसलिए सब्जियों और दाल को बार बार नहीं धोना चाहिए। प्रश्न नंबर 72 है डिब्बाबंद जैम तथा जेली पर चिन्ह लगा होता है। जो डिब्बाबंद जैम होता है और जेली होता है दोस्तों उस पर चिन्ह किसका लगा होता है? पहला ऑप्शन है एगमार्क का। दूसरा है ISI मार्क का। तीसरा FPO का। और चौथा इसमें से कोई नहीं। तो ध्यान में रखेंगे ऑप्शन नंबर जो हमारा डिब्बाबंद जो होता है जैम जेली होता है उस पर किसका मार्क लगा होता है? उसको बोलते हैं FPO। ठीक है, FPO। भारत में बेचे जाने वाले सभी जो प्रसंस्कृत फल उत्पादों पर FPO चिन्ह अनिवार्य है, जैसे कि डिब्बाबंद फल, पेय, फ्रूट जैम, स्क्वैश, अचार, निर्जल फल उत्पाद आदि। यह चिन्ह गारंटी देता है कि उत्पाद एक स्वच्छ एवं सुरक्षित वातावरण में निर्मित किया गया है। या मानक फल उत्पाद आदेश प्रोडक्ट ऑर्डर कानून द्वारा 1955 में लागू किया गया था। तो ध्यान में रखेंगे जो हमारा डिब्बाबंद वाला जो भी भोज्य पदार्थ होते हैं उस पर कौन सा चिन्ह आपको देख कर लेना है, उस पर आपको ध्यान ये देना है FPO वाला मार्क लगा है कि नहीं, इसलिए दर्शाता है सुरक्षित है, इसको सही तरीके से बनाया गया कि नहीं है, बनाया गया है, हमारे लिए खाने योग्य है कि नहीं है। आपको आज से ये बिल्कुल ये बात को ध्यान में रख के जाना, FPO मार्क देख कर ही लेना है। अगर आप किसी इलेक्ट्रॉनिक सामान लेने जाते हैं तो उस पर ISI का मार्क्स भी देख करके लेना है। तो ये भी आपको एक गारंटी देता है कहीं ना कहीं आपका जो इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण है वो अच्छा बना है, अच्छे प्रोडक्ट है और ISIS से इसको प्रश्न नंबर 73 है गर्भवती महिलाओं के लिए लौह तत्व की प्रस्तावित आहारिक मात्रा जो कि ICMR 2010 द्वारा कितनी है? गर्भवती जो महिलाएं होती हैं उनको लौह प्राप्ति के लिए लौह की प्रस्तावित आहारिक मात्रा होती है ICMR 2010 के अनुसार कितनी होनी चाहिए? पहला ऑप्शन है 32 mg पर डे। दूसरा है 35 mg पर डे और तीसरा है 37 mg पर डे या 40 mg पर डे।
तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बी बिल्कुल सही है, 35 मिलीग्राम पर डे। गर्भवती महिलाओं के लिए लौह तत्वों की प्रस्तावित जो आहारिक मात्रा होती है ICMR 2010 के अनुसार वो 35 से, ध्यान में रखेंगे 35 mg पर डे होने चाहिए, मिलीग्राम पर डे के हिसाब से होना चाहिए, 2010 के अनुसार दिया गया है। अगर हम बात करते हैं 2020 के अनुसार ये कितनी होनी चाहिए, तो उनके अनुसार ये 40 मिलीग्राम पर डे होनी चाहिए। दोनों बातों को याद रखेंगे, ये 2020 का दे रखा है, ये 2010 का है, 2010 ये है और 2020 का आपका ICMR ये है। प्रश्न नंबर 74 है, नीचे सूचीबद्ध में से कौन सा खाद्य पदार्थ ऐसा है जिसका सेवन शिशु को स्तनपान कराने से पहले किया जाए तो यह बच्चे को उत्तेजित करेगा या उसकी नींद में बाधा डालेगा। कौन सा ऐसा खाद्य पदार्थ है जो कि शिशु को स्तनपान कराने से पहले किया जाए तो यह बच्चे को उत्तेजित करेगा, उसकी नींद में बाधा डालेगा। पहला ऑप्शन है कॉफ़ी, दूसरा है दूध, तीसरा है फल का रस या चौथा है सोया मिल्क। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है, सोया मिल्क। तो दोस्तों क्या होता है, जो सोया मिल्क होता है ये खाद्य पदार्थ ऐसा पदार्थ होता है जिसका सेवन शिशु को स्तनपान कराने से पहले किया जाए तो बच्चे को उत्तेजित करेगा या उसकी नींद में बाधा डालता है, जिससे बच्चा चिड़चिड़ा हो जाता है। प्रश्न नंबर 75 है, नई परिस्थितियों में समायोजन की योग्यता ही बुद्धि है। ये शब्द किसने दिया था? पहला ऑप्शन है जिन्सबर्ग ने, दूसरा फ्रायड ने, तीसरा है स्टर्न ने और चौथा है टर्मन ने। नई परिस्थितियों में समायोजन की योग्यता ही बुद्धि है। बुद्धि की परिभाषा की बात की गई है, नई परिस्थितियों में समायोजन की योग्यता ही बुद्धि है। ये शब्द किसका है? तो ध्यान में रखेंगे ये जो परिभाषा है स्टर्न की है। ध्यान में रखेंगे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, ये परिभाषा स्टर्न महोदय ने दिया था। बुद्धि को अनेक मनोवैज्ञानिक ने अपने अपने शब्दों में परिभाषित किया था। अगर स्टर्न के अनुसार देखते हैं तो किसी भी नवीन परिस्थिति में अपने विचारों को व्यक्त करने की एक सामान्य क्षमता ही बुद्धि है, अर्थात नई परिस्थितियों में समायोजन की योग्यता ही बुद्धि है। ये शब्द था स्टर्न साहब का। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन पूर्व भाषा संचार का प्रकार है? पहला ऑप्शन है रोना, दूसरा है कूइंग, तीसरा है बैबलिंग और चौथा उपरोक्त सभी। कौन सा पूर्व भाषा संचार का प्रकार है? पूर्व भाषा संचार का प्रकार पूछा जा रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है, वाणी पूर्व अभिव्यक्ति के प्रकार। इसमें क्या होता है दोस्तों, रोना, कूइंग और बैबलिंग कहीं ना कहीं भाषा के पूर्व संचार का प्रकार होता है, यानी कि तीनों ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही है। रोना या क्रंदन की बात होता है तो इसमें क्या होता है, जो बालक होता है, बालक की प्रथम ये बहुउद्देशीय भाषा होती है जिसमें रोता है। कूकना का मतलब यहाँ पे होता है प्रथम माह में जो शिशु होता है मुंह से अचानक रोने के अतिरिक्त अन्य ध्वनि निकल जाती है, जिससे शिशु इस प्रकार की ध्वनि बार बार उत्पन्न करने का प्रयत्न करता है, यह कूकिंग कहलाता है। बबलाना का अर्थ होता है दोस्तों, बबलाना या बलबलाना जो होता है, बेबलिंग जो होती है, धीरे धीरे शिशु अनेक प्रकार की ध्वनि निकालना सीख जाता है, जैसे कि दादा, मामा आदि। ये शब्द कहीं ना कहीं पूर्व भाषा संचार का प्रकार होता है। प्रश्न नंबर 77 है, पढ़ने की अयोग्यता को कहते हैं। अगर हम कोई चीज़ पढ़ नहीं पाते हैं तो कौन सी हम बीमारी से ग्रसित हैं? तो पहला ऑप्शन है हीमोफीलिया, दूसरा है डिसलेक्सिया, तीसरा अफेजिया और चौथा है डिस्ग्राफिया। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, हम देखते हैं तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है आपका। इसमें डिसलेक्सिया, पढ़ने से संबंधित जो विकार होता है उसको हम डिसलेक्सिया कहते हैं। जैसे कि लक्स, अगर मान लीजिए स्पेलिंग ये लक्स लिखा है तो उसको हम लुक्स पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, लुक्स पढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये पढ़ने से संबंधित विकार है, लेकिन ये हमारा क्या होता है, लक्स होता है, ठीक है। लेकिन हम पढ़ने से सही तरीके से अगर नहीं पढ़ पाते हैं तो ये विकार संबंधित किससे होता है, लुक्स जो है, लक्स को हम लुक्स पढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये हमारा पढ़ने से संबंधित विकार है। डिस्ग्राफिया में दोस्तों क्या होता है, लेखन संबंधित विकार होता है हमारा, डिस्ग्राफिया लेखन संबंधित विकार है। और हीमोफीलिया एक प्रकार की बीमारी होती है, जो कि हीमोफीलिया की बात करते हैं तो ये आनुवांशिक होती है। इसमें क्या है, अगर किसी के बॉडी में कोई स्क्रैच पड़ जाए, मतलब कोई चोट लग जाए तो उसका जो ब्लड होता है रुकता नहीं है, इस बीमारी को हीमोफीलिया कहते हैं। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, प्रश्न नंबर 78 है,
एक शिशु सहारा लेकर बैठना आरंभ करता है किस आयु में? कोई शिशु जो होता है दोस्तों वो सहारा लेकर बैठना आरंभ कर देता है, उसकी आयु कितनी हो सकती है? तो 3 महीने में, या 3 से 5 महीने में, 4 से 5 महीने में, 6 से 7 महीने में। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। 6 से 7वें महीने में जो शिशु होता है वो कहीं ना कहीं सहारा लेके बैठने की कोशिश करने लगता है। जन्म के समय अगर हम बात करते हैं, शिशु में इतनी क्षमता नहीं होती है कि वो अपने शरीर का संचालन कर सके। 4 या 5 महीने की आयु में बालक अपना सिर उठाने योग्य हो जाता है, लेकिन 6 से 7 महीने में बालक जो होता है वो सहारा लेकर के बैठना आरंभ कर देता है। प्रश्न नंबर 79 है, डैश डैश रोग प्रतिरोधकता जिसमें एक टीका दिए जाने के कारण या संक्रमण के परिणाम के स्वरूप अधिग्रहित किया जाता है। पहला ऑप्शन है प्रकृत, दूसरा है सक्रिय, तीसरा है निष्क्रिय और चौथा है अधिग्रहित। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी है अधिग्रहित। अधिग्रहित रोग प्रतिरोधकता जिसमें एक टीका दिए जाने के कारण या संक्रमण के परिणाम के रूप में अधिग्रहित किया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 80 है, जन्म के समय शिशु को यह टीका लगाया जाता है, उसको बोलते हैं बीसीजी का टीका, दूसरा है डीपीटी का टीका, तीसरा खसरे का टीका और चौथा ऑप्शन यहाँ पे देखा है एमएमआर का। तो दोस्तों ध्यान में रखेंगे जन्म के तुरंत बाद कौन सा टीका लगाया जाता है, वो होता है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, बीसीजी का टीका। ठीक है, बीसीजी का जो टीका होता है जन्म के तुरंत बाद लगाना चाहिए। जन्म के समय शिशु का जो बीसीजी का टीका लगाया जाता है उसको हम बोलते हैं, इसका जो फुल फॉर्म होता है बैसिलस कैलमेट गुएरिन। ठीक है, बैसिलस कैलमेट गुएरिन इसका नाम होता है। यह एक टीका है जो कि मुख्यतः क्षमा यानी जो कि टीबी होती है, टीबी की रोकथाम के लिए ये उपयोग किया जाता है। जिन देशों में जो टीबी होता है, ट्यूबरकुलोसिस प्रायः होता है, वहाँ स्वस्थ शिशु को इसकी खुराक जन्म के बाद जल्दी से जल्दी ले लेना चाहिए या लगा देना चाहिए या उसकी सलाह दी जाती है। प्रश्न नंबर 81 है, आदमी उसके मालिक का गुस्सा अपने बच्चों पर निकालता है। यह उदाहरण है, जो आदमी होता है अपने मालिक का गुस्सा आते हैं अपने बच्चों पर निकाल देता है, इसका उदाहरण है विस्थापन का, प्रतिगमन का, निरोध का या प्रक्षेपण का। मान लीजिए कोई किसी कंपनी में कोई आपके पिताजी काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अगर वहाँ पे उसने मालिक ने जो वहाँ का जो उच्च अधिकारी था उसने डांटा, तो वो आकर के वो गुस्सा किस पे उतारता है, अपने बच्चों पर, अपने परिवार पर उतारता है। इसमें क्या होता है, तो दोस्तों ये जो होता है ये किसका उदाहरण होता है, हमारा विस्थापन का उदाहरण होता है, यानी कि इसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। आदमी अपने मालिक का गुस्सा जो है अपने बच्चों पर निकालता है, या विस्थापन या डिस्प्लेसमेंट का उदाहरण है। इस रचनात्मक प्रक्रम में व्यक्ति अपनी भावनाओं को किसी वस्तु विशेष से हटाकर दूसरे व्यक्ति या वस्तु के संबंधित कर लेता है। समानता या भावनाएं आक्रामकता से संबंधित है। जैसे एक व्यक्ति को अपने ऑफिस में अपने बॉस से नाराज़ होने पर अपना गुस्सा बॉस की नौकरी छूट जाने के भय से नहीं उतार पाता है, वहाँ वह खुद को नियंत्रित कर लेता है, लेकिन जब घर पहुँचता है तो अपना सारा गुस्सा पत्नी, बच्चों या नौकर आदि पर उतार देता है। ये सब कहीं ना कहीं विस्थापन के उदाहरण होते हैं। प्रश्न नंबर 82 है, निम्नलिखित में से कौन सा डेनियल गोलमैन द्वारा प्रतिपादित संवेगात्मक बुद्धि का आयाम नहीं है? पहला ऑप्शन है स्व जागरूकता, दूसरा है स्व सामर्थ्य, तीसरा है स्व प्रतिबंध और चौथा है सामाजिक कौशल। तो इसमें पूछ रहा है कौन सा बुद्धि का आयाम नहीं है, तो ध्यान में रखेंगे आपको ऑप्शन नंबर सी जो है स्व प्रबंध, कहीं ना कहीं ये आपका बुद्धि का आयाम नहीं है, जबकि स्व जागरूकता, स्व सामर्थ्य और सामाजिक कौशल कहीं ना कहीं आपके बुद्धि के कारक माने जाते हैं। प्रश्न नंबर 83 है, बच्चों में बिस्तर गीला करने की आदत निम्न का नतीजा हो सकता है। पहला ऑप्शन है खराब स्वास्थ्य के कारण, दूसरा है मनोभावनात्मक असुरक्षा के कारण, तीसरा अपर्याप्त प्रशिक्षण के कारण या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों ध्यान में रखेंगे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। जो बच्चे होते हैं अक्सर आप बिस्तर पे पेशाब कर देते हैं, क्यों करते हैं, उनका स्वास्थ्य खराब होता है, पहली बात इसकी वजह से कर सकते हैं। उसमें भावनात्मक असुरक्षा होती है या अपर्याप्त प्रशिक्षण होने के कारण वो बिस्तर को गीला कर देते हैं, उनको ये ज्ञान नहीं होता, इसलिए उनकी आदत पड़ जाती है। प्रश्न नंबर 84 है, माँ के दूध में वसा के प्रकार का नाम बताइए जो बच्चे के नर्वस सिस्टम के विकास के लिए महत्वपूर्ण होता है। ध्यान में रखेंगे जो माँ का दूध होता है उस वसा
जो वसा होती है, वसा के प्रकार बताइए जिसमें क्या है कि जो बच्चे का नर्वस सिस्टम का विकास होता है, उस वसा का नाम बताना है। पहला ऑप्शन है PHA, दूसरा है THA, तीसरा है DHA और चौथा है EHA। तो ध्यान में रखेंगे दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है। वो वसा होता है, उसका नाम है PHA, ठीक है। ये बच्चों की नर्वस सिस्टम का विकास करता है और ये वसा का नाम है PHA। प्रश्न नंबर 85 है, WHO के अनुसार नवजात शिशु को स्नान कराने के बारे में क्या सही है? पहला ऑप्शन है जन्म के तुरंत बाद कराया जाना चाहिए, दूसरा है जन्म के कम से कम 6 घंटे बाद कराना चाहिए, तीसरा ऑप्शन है जन्म के 1 सप्ताह बाद कराना चाहिए, या चौथा है केवल 48 घंटे बाद कराना चाहिए। तो ध्यान में रखेंगे, ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही है। जन्म के कम से कम 6 घंटे बाद बच्चे को स्नान कराना चाहिए। WHO के अनुसार नवजात शिशु को स्नान कराने के बारे में यह कथन बिल्कुल सही है। शिशु जब अगर उसका जन्म होता है तो 6 घंटे बाद उसको स्नान करा देना चाहिए। नवजात शिशु के शरीर पर एक श्वेत रंग का मोम जैसा एक चिकना पदार्थ जमा होता है जो गर्भ में शिशु के शरीर की रक्षा करता है। इसे साफ करने के लिए नर्स अत्यंत नरम व स्वच्छ कपड़े या रुई के फाहे को पानी में भिगोकर इसे साफ करती हैं। साफ नहलाते वक्त इस बात का पूरा ध्यान रहे या रखना चाहिए कि नाभि जो है वो गीली ना होने पाए। नहलाते का समय या उसको साफ करते समय इस बात को पूरी तरीके से ध्यान में रखना है, जो नाभि होती है, नाभि वो गीली ना होने पाए। प्रश्न नंबर 86 है, पूर्ण परिपक्व शिशु वह है जो गर्भधारण के 10 सप्ताह पश्चात जन्म लेता है। पहला ऑप्शन है 30 सप्ताह बाद, दूसरा है 32 सप्ताह, तीसरा है 34 सप्ताह, या तीसरा है 34 सप्ताह, चौथा है 37 सप्ताह। तो दोस्तों आपको पता है लगभग एक गर्भावधि का समय काल होता है 280 दिन। तो इसमें आपको कौन सी संख्या, यानी कि एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा होगा? 7 से अगर हम 4 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 7 को 28, 7 49, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करके देखिए, जो 280 के आसपास जाएगा वही आपका बिल्कुल सही होगा, ठीक है। तो इसके अनुसार हम देखते हैं तो गर्भधारण की जो अवधि होती है, अगर 37 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 में तो 7 7 49 हासिल 4, 7 3 21, 4 25, लगभग 259 दिन या 280 के आसपास यही जा रहा है। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। जो अगर बच्चा जो है 37 सप्ताह से लेकर 42 सप्ताह या 40 सप्ताह के बीच जन्म लेता है तो सामान्यतः गर्भावस्था की जो अवधि होती है इतनी के बीच होती है, और इसमें जो बच्चा होता है वो परिपक्व होता है, एकदम पूरे तरीके से उसका विकास हो चुका होता है। प्रश्न नंबर 87 है, आरोपण का सही अर्थ है। पहला ऑप्शन है शुक्राणु का गर्भाशय में आरोपित होना, दूसरा है शुक्राणु का अंडवाहिनी नालिका में आरोपित होना, तीसरा है निषेचन अंडाणु को गर्भाशय में आरोपित होना, और चौथा है अंडाणु का अंडवाहिनी नलिका में आरोपित होना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। निषेचित अंडाणु को गर्भाशय में आरोपित होना क्या कहलाता है? आरोपण का सही अर्थ होता है। जो निषेचित अंडाणु होता है उसको गर्भाशय में आरोपित करना ही क्या कहलाता है? आरोपण का सही तरीका माना जाता है। अगर बात करते हैं इसमें, तो स्त्रियों के मासिक धर्म के प्रारंभ होने के 14 दिन बाद, ध्यान में रखेंगे, मासिक धर्म जो प्रारंभ होता है उसके 14 दिन बाद अंडोत्सर्जन होता है। यह अंडोत्सर्जन जो होता है दोनों अंडाशयों में बारी बारी से होता है। जो दोनों अंडाशय होते हैं उनमें से ये बारी बारी से होता है, ठीक है। अब जो बारी बारी से होता है तो कुछ देर पश्चात ही अंडाणु अंडवाहिनी में पहुंच जाता है और 15 से 19वें दिन तक इसमें रहता है। 15वें से लेकर के 19वें दिन तक इसमें रहता है अंडवाहिनी में। उसके बाद इसी बीच यदि स्त्री संभोग करे तो अंडाणु निषेचन होकर गर्भाशय में चला जाता है, अन्यथा अगले मासिक स्राव में बाहर निकल जाता है। इस प्रकार निषेचन अंडाणु का गर्भाशय में आरोपित होना आरोपण कहलाता है। तो ध्यान में रखना है, जब मासिक धर्म स्टार्ट होता है उसके जस्ट 14वें दिन बाद जो ये निकलता है, और ये निकल कर कहाँ जाता है? ये आपका अंडवाहिनी में चला जाता है, और दोनों से जो दोनों आपकी लेफ़्ट एंड राइट साइड से जो अंडाशय होते हैं और दोनों अंडाशयों से बारी बारी होकर के निकलता है, और उसके बाद वो अंडवाहिनी में जाता है। यदि उसके बाद 15 या 19 दिन में ये 2 दिन वहाँ पे रहता है, यदि उस समय कोई स्त्री संभोग करती है तो कहीं ना कहीं वो जो अंडाणु होते हैं निषेचित होकर गर्भाशय में चले जाते हैं, और एक फिटस का वो जब बनता है एम्ब्रियो जो ये
भ्रूण होता है, जो अंडे होता है, एक भ्रूण के रूप में होता है और जाकर के कहीं ना कहीं बच्चे का निर्माण ऐसे स्टार्टिंग हो जाता है। सबसे पॉइंट पहला होता है एम्ब्रियोज का बनना, यानी भ्रूण का बनना यहाँ से कहलाता है। प्रश्न नंबर 88 है, गर्भावस्था के दौरान कौन सा हार्मोन से GIT के आमाशय की पेशियों की कार्यशीलता को कम करता है? ध्यान में रखेंगे, गर्भावस्था के दौरान कौन सा हार्मोन GIT के आमाशय की पेशियों की कार्यशीलता को कम करता है? पहला ऑप्शन है प्रोजेस्टेरॉन, दूसरा है एस्ट्रोजेन, तीसरा है थायरॉक्सिन, चौथा है इंसुलिन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, एस्ट्रोजेन। एस्ट्रोजन कहते हैं दोस्तों इसको। गर्भावस्था के दौरान एस्ट्रोजन हार्मोन से GIT के आमाशय की पेशियों की कार्यशीलता को कम कर देता है। प्रश्न नंबर 89 है, मध्य जीवन संक्रमण जिसमें प्रजनन शक्ति में ह्रास होता है और स्त्रियों की संतानोत्पत्ति क्षमता समाप्त हो जाती है, पुरुष के पुरुषत्व में कमी आती है। पहला ऑप्शन है क्लाइमेटेरिक, दूसरा है मोनिपॉज, तीसरा है स्पीमॉन्क, चौथा है मीनाक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है। इसको हम बोलते हैं मीनोपॉज। क्या कहते हैं? मीनोपॉज कहते हैं। प्रश्न नंबर 90 है, निम्नलिखित में से विटामिन B1 किसका निरोधक है? पहला ऑप्शन है रिकेट्स का, दूसरा है पेलग्रा का, तीसरा है बेरी का और चौथा हानिकारक है एनीमिया का। अगर बात करते हैं तो विटामिन ए से होने वाला जो रोग होता है इसको बोलते हैं रिकेट्स। विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग होता है इसको बोलते हैं रिकेट्स कहते हैं, जो कि बच्चों में होता है। पेलाग्रा जो होता है विटामिन B3 की कमी से होने वाला रोग है और बेरी विटामिन B1 की कमी से होने वाला रोग होता है। विटामिन बी का नाम जो होता है B1 का रासायनिक नाम होता है उसको बोलते हैं थायमिन कहते हैं, आपको पता होता है। विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल होता है, जबकि हानिकारक एनीमिया जो होता है दोस्तों कहीं ना कहीं ये आपका अलग बीमारी होता है, ठीक है, यानी रक्त अल्पता इसको कहते हैं, खून की कमी हो जाना, ये हमारी एनीमिया के अंतर्गत आती है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है 91 है, प्रायः इसे फलों की शर्करा कहा जाता है। पहला ऑप्शन है फ्रक्टोज को, दूसरा है ग्लूकोज को, तीसरा है गैलेक्टोज को और चौथा है सुक्रोज को। तो दोस्तों फलों की शर्करा किसे कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है। फ्रक्टोज जो होता है वो हमारे फलों की शर्करा कहलाती है। फ्रक्टोज को फलों की शर्करा या लिबलोज भी कहते हैं, या सबसे अधिक मीठी शर्करा होती है। सबसे अधिक मीठी कौन सी होती है दोस्तों? फ्रुक्टोज होती है। शहद में इसकी मात्रा बहुत अधिक होती है। गन्ने के रस, फल, चुकंदर आदि में ग्लूकोज के साथ साथ फ्रक्टोज भी विद्यमान रहता है। जो फ्रक्टोज का अगर रासायनिक सूत्र की बात करते हैं तो C6H12O6 होता है, ठीक है, ये फ्रक्टोज के रासायनिक सूत्र होता है। ये भी और ग्लूकोज का भी सेम है। फ्रक्टोज और ग्लूकोज का भी रासायनिक सूत्र होता है C6H12O6, दोनों का सेम है, लेकिन जिनकी इनकी रासायनिक संरचना होती है उसमें अंतर देखने को मिलता है। ग्लूकोज में अगर हम देखते हैं तो उसमें एल्डिहाइड समूह होता है जिसको हम RCHO बोलते हैं, ठीक है, RCHO समूह बोलते हैं, इसको हम एल्डिहाइड समूह बोलते हैं। जबकि जो फ्रक्टोज होता है ये हमारा ग्लूकोज में होता है, एल्डिहाइड समूह होता है ग्लूकोज में एल्डिहाइड समूह होता है जिसको हम RCHO बोलते हैं। और जो हमारा फ्रक्टोज होता है उसमें कीटो समूह होता है जिसको हम RCOR बोलते हैं, ठीक है, RCO कीटो समूह कहलाता है और ये फ्रक्टोज में होता है, जबकि इसमें ग्लूकोज में आपका एल्डिहाइड समूह होता है। एल्डिहाइड समूह में RCHO होता है, जबकि RCOR जो होता है वो आपका कीटो समूह होता है, वो फ्रक्टोज कहलाता है। तो ये दोनों में अंतर होता है, लेकिन उनके जो फार्मूले होते हैं बिल्कुल सेम होते हैं। C6H12O6 ये फार्मूला ग्लूकोज का भी है, फ्रक्टोज का भी है, और सबसे मीठी शर्करा ये होती है फ्रक्टोज। प्रश्न नंबर 92 है, जंतु प्रोटीन स्रोत वनस्पति प्रोटीन स्रोत से उत्तम होते हैं। जो जंतु प्रोटीन स्रोत होते हैं दोस्तों वो वनस्पति प्रोटीन स्रोत से उत्तम होते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है? अधिक प्रोटीन होता है, अधिक अमीनो अम्ल होता है, उत्तम संतुलित प्रोटीन होता है या उत्तम संतुलित अमीनो अम्ल होता है। तो ध्यान में रखेंगे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, इसमें उत्तम संतुलित अमीनो अम्ल होता है, इसलिए जो जंतु प्रोटीन स्रोत होता है वो वनस्पति प्रोटीन स्रोत से अधिक उत्तम माना जाता है। प्रश्न नंबर 93 है, निम्न वसा में से कौन सा स्वास्थ्य
वसा माना जाता है। स्वस्थ वसा इसमें से कौन सा माना जाता है? पशु का वसा, दूसरा है ट्रांस वसा, या तीसरा है संतृप्त वसा, या चौथा है असंतृप्त वसा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है। असंतृप्त जो वसा होता है दोस्तों, उसको हम बोलते हैं स्वस्थ वसा कहते हैं। असंतृप्त वसा की बात करते हैं तो स्वस्थ वसा, ये इसको हम स्वस्थ वसा मानते हैं। असंतृप्त वसी अम्लों में कार्बन तथा हाइड्रोजन अणुओं की संख्या में असमानता होती है। इसमें हाइड्रोजन अणुओं की संख्या कार्बन की अपेक्षा कम होती है, अतः हाइड्रोजन परमाणु कार्बन परमाणु के द्विबंध द्वारा जुड़े रहते हैं। किन्हीं किन्हीं वसी अम्लों में 2 या 2 से अधिक द्विबंध होते हैं। असंतृप्त वसी मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। आपका एक पहला होता है मोनो असंतृप्त वसा, जिसको हम मोनो अनसैचुरेटेड बोलते हैं। दूसरा होता है हमारा पॉली असंतृप्त वसा, जिसको हम पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड भी कहते हैं। प्रश्न नंबर 94 है, निम्नलिखित साधनों में से कौन सा सामाजिक नियंत्रण में जनहित है? पहला ऑप्शन है सगोत्रीय विवाह, दूसरा अंतर जातीय विवाह, तीसरा है नमस्ते विवाह, नमस्ते करना, या चौथा है दंगा करना। इसमें से पूछ रखा है निम्नलिखित साधनों में से कौन सा सामाजिक नियंत्रण में जनहित है? सामाजिक नियंत्रण बनाने के लिए कौन सा जनहित होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है। इसमें हो जाएगा नमस्ते करना। ठीक है, जनहित से तात्पर्य समाज में प्रचलित परंपराओं और संस्कारों से है। नमस्ते करना एक जनहित होता है। जनहित का अर्थ क्या होता है दोस्तों? जनहित का अर्थ यहाँ पे है, जनहित का अर्थ होता है कि इसका समाज में प्रचलित जो परंपराएं हैं और संस्कार है, ये सब जनहित के अंतर्गत आती है। और नमस्ते हमारा कहीं ना कहीं एक सामाजिक जनहित कहलाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होता है, और नमस्ते आपका बिल्कुल राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 95 है, निम्नलिखित में से कौन अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण में शामिल नहीं है? अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण में कौन नहीं शामिल होता है? पहला धर्म, दूसरा है रीति रिवाज, तीसरा है जनमत, और चौथा है पुलिस। तो ध्यान में रखेंगे, जो पुलिस होता है दोस्तों, वो अनौपचारिक जनमत में शामिल नहीं होता है, अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण में शामिल नहीं होता है। ठीक है, अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो इसमें लोक कथाओं, परंपराओं, रीति रिवाजों, अनुष्ठानों, जनमत इत्यादि साधनों के माध्यम से किया जाता है। पुलिस कानून राज्य या औपचारिक नियंत्रण के साधन हैं। ठीक है, औपचारिक नियंत्रण के साधन कौन कौन से होते हैं? हमारा पुलिस होता है, औपचारिक की बात कर रहा है, अनौपचारिक नहीं। औपचारिक में पुलिस होता है, कानून होता है, राज्य होता है, और ये सब क्या कहलाते हैं? औपचारिक नियंत्रण हैं। जबकि अनौपचारिक में आपका धर्म है, रीति रिवाज, जनमत है, ये सब जो रीति रिवाज अनुष्ठान, ये सब क्या कहलाते हैं? अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण के अंतर्गत आते हैं। प्रश्न नंबर 96 है, क्रियात्मकता की धारणा सामाजिक परिवर्तन के किस सिद्धांत से संबंधित है? पहला है मार्क्सवादी सिद्धांत, दूसरा है संरचनात्मक प्रकार्यवादी सिद्धांत, तीसरा है चक्रीय सिद्धांत, और चौथा है उद्द विकास का सिद्धांत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है। इसमें क्रियात्मक जो सिद्धांत होता है वो दोस्तों, उसकी जो धारणा है सामाजिक परिवर्तन की, वो मार्क्सवादी सिद्धांत से संबंधित होती है, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 97 है, आर्बकल के अनुसार परामर्श परामर्श के जो कितने तत्व होते हैं? आर्बकल के अनुसार जो परामर्श होता है उसके कितने तत्व होते हैं? पहला ऑप्शन है 2 तत्व हैं, दूसरा ऑप्शन है 3 तत्व हैं, चौथा है 4 तत्व, और तीसरा है 4 तत्व, और चौथा है इसमें से 5 तत्व हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, 3 तत्व होते हैं। ठीक है, परामर्श में अगर बात करते हैं तो व्यक्ति संलग्न होते हैं। ध्यान में रखेंगे, जो 2 व्यक्ति होते हैं वो संलग्न होते हैं एक दूसरे से, पहला पॉइंट इसमें होता है संलग्न होते हैं। दूसरा पॉइंट अगर बात करते हैं तो परामर्श प्रक्रिया का उद्देश्य प्रार्थी है जो कि व्यक्ति अपनी समस्याओं तो स्वतंत्र रूप से हल करने का योग बन जाता है। इसमें 2 व्यक्ति संलग्न होते हैं, और इसमें क्या है कि जो परामर्श क्रिया में जो उद्देश्य प्रार्थी जो व्यक्ति होता है अपनी समस्याओं को स्वतंत्र रूप से हल करने योग बन जाता है। और तीसरा पॉइंट होता है परामर्श एक प्रशिक्षित व्यक्ति का व्यावसायिक कार्य होता है। जो परामर्श होता है किसी न किसी प्रशिक्षित व्यक्ति या व्यवसायी का कार्य होता है। प्रश्न नंबर 98 है, परामर्श की तकनीकें हैं। कौन कौन सी परामर्श की तकनीकें हैं? पहला है भावनात्मक तनाव जारी रखना, दूसरा है प्रभावी संचार, तीसरा स्पष्ट सोच, या उपयुक्त सभी।
तो 98 का आपका डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं किसी भी परामर्शदाता को परामर्श देने के लिए निम्न तकनीकों का प्रयोग करना चाहिए। भावनात्मक तनाव जारी करना, दूसरा है प्रभावी संचार उत्पन्न करना, तीसरा पॉइंट है स्पष्ट सोच को विकसित करना, और चौथा या रखना, और चौथा है शराब और नशीले दवाओं के खिलाफ परामर्श देना। ये कहीं ना कहीं परामर्श की तकनीकें हैं। प्रश्न नंबर 99 है, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कोरोना महामारी को कब वैश्विक महामारी घोषित किया गया था? पहला ऑप्शन है 20 दिसंबर 2020 को, दूसरा है 11 मार्च 2020 को, तीसरा है 13 मार्च 2020 को, या चौथा है 10 अप्रैल 2021 को। फिलहाल आपको पता है 2020 में कोरोना महामारी आई थी, तो 2020 का ऑप्शन होना चाहिए, तो 2 आपके कट गए। आपके पास बचे 20 दिसंबर में तो स्टार्ट ही नहीं हुआ था, उससे पहले हो गया था, तो इस कहीं ना कहीं आप देखेंगे 11 मार्च 2020 को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। 11 मार्च 2020 को कोरोना जो महामारी तो उसको WHO द्वारा, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा महामारी घोषित किया गया था। प्रश्न नंबर लास्ट है 100वां क्वेश्चन है, यूनिसेफ के कार्यकारी बोर्ड के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? यूनिसेफ के कार्यकारी बोर्ड के वर्तमान अध्यक्ष की बात कर रहा है। पहला ऑप्शन है मरितजा चान वालवर्डे, दूसरा है अमाल मुडालाली, तीसरा है ताए आटसके, और चौथा है मैरी लुइस। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। यूनिसेफ का जो कार्यकारी बोर्ड के वर्तमान अध्यक्ष है उनका नाम है मरितजा चान वालवर्डे। मरितजा चान वालवर्डे यूनिसेफ कार्यकारी के बोर्ड के वर्तमान में अध्यक्ष हैं, इसको ध्यान में रखेंगे। और इसी के साथ ये पूरा आपका सेट नंबर 3 कंप्लीट होता है। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, जब भी हम कोई भी अगला जैसे सेट नंबर 4 अगर अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सकेगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।